Hey guys, very good morning everybody. So आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ग्रुप 2 का वो एक सब्जेक्ट जिसका नाम है लॉन्ग फॉर्म बोलो। आईटी मतलब इनकम टैक्स भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन। चलो बताओ बच्चों, आपको क्या लगता है व्हाट इज ऑल अबाउट आईटी का मतलब क्या है? आईटी मतलब आईटी, राइट? क्या लगता है आपको? इस क्लास से आने से पहले आपने कुछ अंदाज लाया होगा कि भाई आईटी में क्या होगा, क्या होने वाला है आज इस क्लास में? आईटी का मतलब क्या, क्या होता क्या है इस सब्जेक्ट में? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? नहीं, मैं आपसे पूछता हूं भाई, आप क्लास से आने से पहले कुछ तो अंदाज लाया होगा। मैं ये आईटी की क्लास में, जैसे अकाउंट्स की क्लास में, नहीं, भरोसा तो मुझ पे है, इसलिए तो आप सामने हो। पर जैसे आप ऑडिट में ऑडिट पढ़ते हो, अकाउंट्स में अकाउंट्स पढ़ते हो, कॉस्टिंग में कॉस्टिंग पढ़ते हो, तो वैसा आईटी में क्या पढ़ते हो आप? नहीं, मेरा कहने का मतलब देखो, अकाउंट्स में तो अकाउंट्स ही है, ऑडिट में ऑडिट है। नहीं, आईटी मतलब क्या है? क्या है? इट्स अबाउट कंप्यूटर्स, it's about technology, it's about servers, it's about all the technology nowadays you are using. It's about Facebook, it's about Snapchat, oh my god, it's about WhatsApp. सर ये सब कुछ पढ़ना है इस क्लास में? हाँ, मतलब हम लोग व्हाट्सएप करेंगे जी, हाँ यही तो करना है। आईटी में होता क्या? और पर आज तक आपने व्हाट्सएप को यूज किया है, आज तक आपने फेसबुक को यूज किया, पर आपको यही नहीं पता वो चलता कैसे है। आज हमें इस क्लास के माध्यम से यह जानना होगा ये चलता कैसे, हाउ डज इट ऑपरेट। आई मीन फेसबुक चलता कैसे है, व्हाट्सएप चलता चलता है जियो से चलता है ढोकले, मैंने वो नहीं पूछा। आई एम आस्किंग कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है। इस सिलेबस में हमें वो समझना होगा। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है आजकल हमारी जिंदगी आईटी पर निर्भर है? डू यू थिंक नाउअडेज वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन आईटी? ऐसा आपको कब महसूस होता है? रोज होता है सर। अगर मैं आज से इस बच्चे से मोबाइल छीन लो ना, ये पागल हो जाएगा, इसको जितनी पानी की जरूरत नहीं है। और आप क्या बोल रही हो, ढोकली हो आप? नहीं, लड़कियों की भी हालत तो उससे और ज्यादा है। चलो मैं सारे लड़कों से पूछता हूं, लड़कियां मोबाइल फोन यूज करती है? करती क्या नहीं करती है? व्हाट्सएप यूज करती है नहीं करती? यू डोंट यूज व्हाट्सएप? चलो तो जितने लोग नहीं, एक सवाल है, आज बहुत अंदर जाना होगा इस कॉन्सेप्ट के। आज हमें समझना होगा कि हम जो यहां पे बैठे हो हर लोग है, हर कोई इंसान है। आपको पता नहीं हमारी जिंदगी आजकल आईटी से बहुत कनेक्टेड है। मोबाइल इसका एग्जाम्पल है। कुछ बच्चों, अरे आपकी बात तो जाने दो, नादान जो बच्चे होते हैं जो स्कूल में जाते हैं 5th स्टैंडर्ड में 6th स्टैंडर्ड में, उनको भी आजकल मोबाइल फोन चाहिए। यहां तक कि मुझे लगता है कि हमारे जिंदगी की शुरुआत ही मोबाइल से होती है। अलार्म भी तो मोबाइल पे बजता है, हाँ? तो आपको पता नहीं कि एक जमाने में जो हम लोग थे, मोबाइल और टेक्नोलॉजी की इतनी जरूरत ही नहीं थी। आजकल वी आर टोटली डिपेंडेंट। और उसी सब्जेक्ट को हमने पढ़ने जाना है कि आखिर ये सब्जेक्ट में मोबाइल, कंप्यूटर्स, सर्वर्स हमारे जिंदगी पर कैसे इफेक्टिव हो गए हैं। मैं एक सवाल पूछता हूं, फॉरगेट अबाउट योर लाइफ, फॉरगेट अबाउट माय लाइफ, डू यू थिंक नाउअडेज बिजनेसेस आर टोटली डिपेंडेंट ऑन आईटी? मतलब हमें ये सब्जेक्ट में ये नहीं पढ़ना कि आम आदमी की जिंदगी के ऊपर क्या असर हो, हमें यह पढ़ना है कि बिजनेसेस के ऊपर क्या आईटी का इंपैक्ट हुआ है। चलो टेल मी 5 बिजनेसेस जो आप कहोगे कि सर इनकी जिंदगी आईटी के बगैर हो ही नहीं सकती, दे कैन नॉट सर्वाइव। टेल मी एनी 5। कोई है जो जवाब देगा? 5 गिनती के। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, कोई एक बंदा उड़ेगा और जो बताएगा कि सर ये 5 बिजनेस दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट आईटी। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं, उनकी जिंदगी ही आईटी है। एनीबॉडी? हाँ बेटा, आप खड़े हो जाइए। हाँ जी, आप ही। क्या नाम है आपका जी? आकाश। आकाश इस समय लाइन पर है और आकाश जवाब देंगे। आकाश, आपसे सवाल है, बताओ वो कौन से 5 बिजनेस आपको लगते हैं दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट आईटी? गूगल, फ्लिपकार्ट मतलब ई कॉमर्स की बात कर रहे हो आप? जी जी जी। सोशल मीडिया कैन नॉट सर्वाइव, बिल्कुल सही कह रहे हो। तीन बात की है आपने, 2 बातें और। फोन अ फ्रेंड। बोल बेटा, क्या बोल रहा है वो? अरे तो बोलना भाई, बोल।
अरे वो ठीक है, पर क्या कौन से दो और है? All the IT companies, I mean TCS and Infosys and all that, all the call centers, VPOs. Banking, the most important example is banking. Nowadays you cannot see bank without. अभी जो चल रहा है 2 दिन से, आपको मालूम है इन दिनों में क्या हुआ है? अभी अटैक हुआ है आईटी के ऊपर, आपको ये आजकल मैसेज आ रहे होंगे, राइट? है ना? और कई सारे नेशंस इससे अफेक्टेड है। आपको लगता नहीं आजकल बैंक इज ऑल्सो टोटली डिपेंड ऑन आईटी? कैन यू इमेजिन बैंक विदाउट आईटी? आपका एटीएम, आपका मोबाइल बैंकिंग, आपका ऑनलाइन बैंकिंग, और यहां तक कि बैंक में जो आंटी बैठी हुई है जिससे आप पैसे विड्रॉ करते हो, इवन शी विल नॉट बी एबल टू वर्क इफ द कंप्यूटर इज नॉट रनिंग, राइट? द पूरा बैंकिंग ऑपरेशन एक जमाने में, हमारे जमाने में, मैं बैंक को बैंक में जाके ही यूज करता था। भाई और बहना, पहले जो बैंक थी वो बैंक में जाके ही उसका ऑपरेशन हुआ करता था। आज बैंक को हम लोग, आगे बोलेंगे प्लीज, कैन वी यूज द सेम ऑपरेशन ऑफ बैंकिंग थ्रू मोबाइल फोन्स? आजकल मुझे बैंकिंग ऑपरेशन करने के लिए बैंक में जाने की जरूरत, मैं वो सारे ऑपरेशन अपने मोबाइल से कर लेता हूं। और बात सिर्फ मोबाइल की ही नहीं, मैं एटीएम से भी कर लेता हूं, मैं लैपटॉप से भी कर लेता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ है कि नाउडेज बैंकिंग इंडस्ट्री, अरे अदरवाइज इतने सारे बैंकिंग का डेटा, इतना सारा बैंक, इतना सारा डेटा, कैन यू इमेजिन द डेटा ऑफ द बैंक इज देयर ऑन द बुक? आई मीन रजिस्टर्स पे। कैन यू इमेजिन कि बैंकिंग ने सारा डेटा अपने रजिस्टर पे रखा है? नहीं। अच्छा, इससे भी और अच्छा एग्जाम्पल कि आजकल बैंकिंग का इफेक्ट जो है हॉस्पिटल्स में भी हो रहा है। आजकल इन दिनों हॉस्पिटल में कभी गए? अच्छा कोई बात नहीं भी गए तो कभी देखा है कि बैंक्स में भी, बैंक बोल रहा हूं, हॉस्पिटल में भी आजकल आईटी का इस्तेमाल हो रहा है। एमआरआई मशीन्स देखिए, सीटी स्कैन देखा है, एक्सरे देखा है, यहां तक कि हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं, ओपीडी में भी जाते हैं, तो ओपीडी वाली जो आंटी होती है उसके पास भी कंप्यूटर होता है। हाँ या ना? आप जब आईसीयू में कभी किसी को मिलने गए होंगे, उस आदमी के पास में आसपास घर वाले कम होते, मशीन्स ज्यादा होती। सही है? मतलब इंसान के आखिरी समय तक कौन साथ होगा? आईटी। नहीं, वो जो आजकल, पहले क्या होता था मालूम है? पेशेंट्स का कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हुआ करता था। ब्लड प्रेशर, शुगर चेक करने के लिए नर्स आकर चेक किया करती थी कि क्या है। आईसीयू में कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होता है। आजकल वो मॉनिटरिंग वो नर्स नहीं करती, उसके सिस्टम, उसके बॉडी पे वो सिस्टम लगा देते हैं। वो बॉडी पर वो जो सिस्टम में कंटिन्यूअसली काम करता है, जैसे बीपी शुगर का कम ज्यादा होता है, वो वहां पे उसका नोटिंग होते चलता है। तो डोंट यू थिंक व्हेन हॉस्पिटल्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट आईटी? नहीं, ये सवाल क्या है, ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है, आईटी के ऊपर डिपेंडेंट है, क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज कई लोगों को लगता है कि अगर मैं सीए में अकाउंट्स पढ़ रहा हूं तो सही बात है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है तो वी शुड हैव नॉलेज अबाउट अकाउंट्स। अगर आप बोलेंगे ऑडिट, बिकॉज हम आफ्टर बिकमिंग वी गोइंग टू बिकम एन ऑडिटर, तो हमें सब ऑडिट करना पड़ेगा, इसलिए ऑडिट सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो ये सवाल उठता है, ये आईटी क्यों है? वाई चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड हैव द नॉलेज ऑफ आईटी? क्या कोई जरूरत भी है हमें? क्या हमें आईटी सीखने की जरूरत है? क्यों? हमारा क्या कनेक्शन है इससे? हमारा आईटी से कोई कनेक्शन ही नहीं है। क्या कनेक्शन है? अकाउंट समझ लो बस, ऑडिट समझ लो बस, टैक्स समझ लो बस। वाई यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ आईटी? जवाब देंगे भाई? डे टू डे लाइफ का जाने दो। टेल मी अबाउट वाइल डूइंग ऑडिट और वाइल डूइंग अकाउंट, डू यू थिंक आईटी इज रिक्वायर्ड? क्यों भाई? चलो इस साइड से कोई जवाब नहीं आया, मुझे बताओ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट करते समय या अकाउंटिंग करते समय क्या आपको लगता है आईटी की जरूरत है? क्यों सर? उसके अकाउंटिंग करने के लिए भी आईटी का इस्तेमाल हो रहा है। और जब हम लोग ऑडिट करने जाते हैं, ऑडिट में हम लोग ये चेक करते हैं कि वेदर बैलेंस शीट इज शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, तो बैलेंस शीट कहां पे बनती है? आजकल मुनीम का जमाना नहीं रहा, आजकल मुंशी का जमाना नहीं है, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एवरीथिंग इज हैपनिंग थ्रू, कम ऑन एवरीबॉडी, आईटी। और जिस आईटी को ही आपको पता नहीं, तो आप ऑडिट कैसे करोगे? अगर मुझे जाकर अगर उसकी बैलेंस शीट को चेक करना है, तो आई शुड हैव अ नॉलेज ऑफ चेकिंग बैलेंस शीट, आई शुड हैव अ नॉलेज ऑफ रिट्राइविंग बैलेंस शीट। मुझे ये तो पता होना चाहिए बैलेंस शीट को निकालते कैसे है, मुझे ये तो पता होना चाहिए टैली चलता कैसे। कम ऑन एवरीबॉडी। तो मतलब वो नहीं है। सवाल उठ रहा है कि अगर मैं अकाउंट्स करूंगा, और सवाल उठता है मैं ऑडिट करूंगा, तो ये सब शब्द बाद में आएंगे, पहले
अरे अगर आप ऑडिट करने जाओगे तो यू नीड अ बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट निकलती कहां से? आईटी से। तो पहले आईटी आना चाहिए, पहले ऑडिट। दैट्स ऑल। चलो एक सवाल पूछूंगा। हमारे जमाने में एनएससी बीएससी मुंबई से हम लोग शेयर्स परचेस करते थे। एनएससी बीएससी जानते हो, शेयर मार्केट। एक जमाने में रिंग हुआ करती थी। वी यूज्ड टू गो टू बॉम्बे, वी यूज्ड टू गो टू दिल्ली टू परचेस शेयर्स। आजकल शेयर परचेस करने के लिए आपको मुंबई और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। आजकल कोई भी इंसान दुनिया के किसी भी कोपचे से कभी भी, आगे भी कंप्लीट करो, क्या कर सकता है? शेयर्स को ना किसी परचेस कर सकता है, खड़े खड़े कभी भी बाय कर सकता है और सेल कर सकता है। उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज क्या आपने मोबाइल से भी आप शेयर्स परचेस कर सकते हो? हैव यू हर्ड अबाउट moneycontrol.com? कैन वी परचेस फ्रॉम द मोबाइल फोन? कम ऑन एवरीबॉडी, यस। तो अगर हम लोग इस आईटी की वजह से ये सब कुछ कर सकते हैं, इसका बहुत इंपैक्ट एनएससी बीएससी के टर्नओवर पर हुआ है। आप सभी जानते हो एनएससी बीएससी का टर्नओवर जब मैनुअल सिस्टम हुआ करता था तो एक दिन में केवल 300 करोड़ का बिजनेस हुआ करता था 6.5 घंटों में। आज भी 6.5 घंटे ही चलते हैं, पर आज का टर्नओवर जानते कितना है? अंदाजा पहले 300 करोड़ का बिजनेस टर्नओवर समझता है? लेन देन, उतना सेल या उतना परचेज, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में सेल भी उतना ही होता है और जाहिर सी बात परचेज भी उतना करते हो, क्योंकि वो तो ब्रोकर है। आप, मेरा सवाल है, कितना आपने इन दिनों में क्या देखा है, कितना टर्नओवर होता है वहां पे? यहां पे मैं जब आपके सामने आंकड़ा बोलूंगा तो आप शॉक हो जाओगे। 3 लाख करोड़। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 300 करोड़, 3 लाख करोड़। 3 लाख नहीं बोल रहा ढोकलो में। 3 लाख को मल्टीप्लाइड करो 1 करोड़ से, उतने जो पैसे आएंगे, उतने पैसे का टर्नओवर सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है? आईटी की वजह से। सोचो आईटी के ऊपर कितना डिपेंडेंसी है। सोचो आईटी के ऊपर आपका डिपेंडेंसी कितना है। आईटी को सही चलना कितना जरूरी है। अब आपको समझ होगा, इतने बड़े बिजनेसेस जो है, बैंक्स, आईटी कंपनीज, बीपीओ, एनएससी बीएससी, दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन व्हाट? आईटी, है ना? तो इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को जब इनकी बिजनेस को ऑडिट करना पड़ेगा, तो जब उनके बिजनेस का आईटी समझ में नहीं आएगा तो वो ऑडिट कैसे करेगा और उनका अकाउंटिंग कैसे करेगा? इसलिए हमें क्या समझा है कि तुम ऑडिट अकाउंटिंग सब करो, दैट इज ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो आईटी चलता कैसे, वो आईटी यूज होता कैसे। कम ऑन एवरीबॉडी, या चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। क्या आपको लगता है आईटी की वजह से हमारे बिजनेस की स्पीड बढ़ी है? आईटी की वजह से हमारा बिजनेस 24/7 चल रहा है। एग्जांपल देंगे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कितना पैसा कमाया। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनका टर्नओवर कितना है? क्या इन लोगों की वजह से आपको लगता नहीं जो फिजिकल दुकानें हैं उनका मार्केट बर्बाद हो गया? हाँ है ना? इसलिए तो नाउडेज एवरी शॉप इज मूविंग टुवर्ड्स व्हाट? ई कॉमर्स। तो आपको लगता है कैन यू इग्नोर द फैक्टर ऑफ ई कॉमर्स नाउडेज? नहीं, आजकल हर आदमी दुकान की ओर नहीं मुड़ रहा है, ही इज मूविंग टुवर्ड्स ई कॉमर्स। हर कोई आदमी बोलता है कि यार मेरा भी एक वेबसाइट होना चाहिए। तो इसलिए सोचिए कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी मैं एक साधारण प्रोफेसर हूं, एक सिर्फ टीचर हूं, और ये टीचर आईटी की वजह से आज पूरे भारत भर में अपने लेक्चर चला रहा है। अगर ये आईटी नहीं होता तो इतने स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट होते और कोई मुझसे पढ़ ही नहीं पाता। ये बंदा जो रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये रिकॉर्ड होने के बाद में बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, by using the concept of encryption, I am going to make this data coded and I will send it across India. और ये लेक्चर अब 130 जगह पे चलेंगे। अब सवाल उठ रहा है, अगर आईटी नहीं होता तो मैं सिर्फ इतने ही स्टूडेंट्स को पढ़ाता, राइट? और 6 महीने में मैं एक बैच लेता हूं, तो मतलब मेरे स्टूडेंट्स इतने ही हो जाते जितने आप लोग बैठे हो, राइट है? सभी लोग समझ में आ रहा है? पर बिकॉज, और नंबर ऑफ आवर्स उतनी ही है, पर मैं आप इतने स्टूडेंट्स नहीं। अब इस बैच में मैं, आप मेरे सामने ये 500 स्टूडेंट्स बैठे हो, तो मेरे लिए 500 नहीं हो, ये 10,000 स्टूडेंट्स है। बिकॉज ऑफ आईटी आई एम गेटिंग द बेनिफिट ऑफ 9,500 मोर स्टूडेंट्स इन दिस 6 months। एबल टू अंडरस्टैंड? तो एक टीचर हो यार, कुछ भी बहुत बड़ा आदमी नहीं हो, पर बाय यूजिंग आईटी आई एम एबल टू एक्सपांड माई बिजनेस सो मच। तो वाई डोंट यू अंडरस्टैंड कि वाई डोंट यू थिंक इवन यू कैन यूज आईटी एंड योर पापा का बिजनेस, योर फैमिली बिजनेस। एक टीचर होने के बाद भी आई एम यूजिंग आईटी और आई एम एबल टू एक्सपैंड बिजनेस लाइक दिस। आज मेरी किताबें सिर्फ यहां पे बिकती थी पूना में, आज मेरी किताबें swapnilpatni.com पे बिकती है।
मतलब मेरा जो धंधा 2,000 रुपए में, कि 2,000 या 3,000 की किताबें मैं रोज बिकता था, आज मैं 2 लाख रुपए की किताबें रोज बिकता हूं, पेन ड्राइव्स और डीवीडीज और किताबें। इट्स ओनली बिकॉज, तो मतलब मेरा अब समझने का मतलब है, अगर मैं मेहनत से पैसे कमा रहा हूं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, पर अगर मैं दिमाग से पैसे कमा रहा हूं तो उसका बहुत मतलब होता है। अभी जो कर रहा हूं मैं क्लास में, मेहनत है, तो मैं अगर पैसे कमाता भी तो बहुत बड़ी बात नहीं, हर आदमी मेहनत से पैसे कमा रहा है। पर जो इंसान दिमाग से, अब मेरी मेहनत ही नहीं है, एक बार मैं रिकॉर्ड करूंगा उसके बाद में मेरी मेहनत आईटी खत्म कर देता है। एक बार मैं swapnilpatni.com चालू करता हूं, 3 बंदे मेरे ऑनलाइन में है, वो रोज देखते कितना ऑर्डर ऑनलाइन आया हुआ है, वो ऑर्डर यहां से डिस्पैच करते, मेरा इन्वॉल्वमेंट जीरो है, जीरो। मतलब वो 2 लाख रुपए सेल, मुझे बंद करने दो इसको, मेरे 2 लाख रुपए सेल के पीछे मेरा 1 मिनट भी इन्वेस्टेड नहीं है। मतलब सवाल उठा है, ये जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते मैंने समझा कि वाई कांट आई यूज दिस सब्जेक्ट इन माई ओन बिजनेस। तो इसीलिए मैंने इस सब्जेक्ट को बहुत सीरियसली लेके उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया। इसी वजह से आज पूरा हिंदुस्तान मुझे जानता है। अगर मैं आईटी यूज नहीं करता तो सिर्फ पुणे के ही लोग मुझे जानते हैं। गाइस कम ऑन। तो इसीलिए आईटी हैज रियली गुड इंपैक्ट। सिर्फ आपको सोचना होगा, हमें सोचना होगा कि हम, देखो बच्चों, मैं आपको समझाता हूं, जिंदगी में आपको भी अपने पापा के बिजनेस को, अपने जो मम्मी के बिजनेस को, या फिर आपके भाई के बिजनेस को समझना होगा। और आफ्टर लर्न, ये सिर्फ आईटी का सब्जेक्ट आप इसीलिए मत पढ़ना कि सिर्फ आपको पास होना है। ये समझना कि मैं एज ए स्टूडेंट कैसे अपने, हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ आइडिया क्लिक हो जाए जो किसी और को नहीं हो रही। जैसे ओला एक आइडिया है, वैसे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हजारों सालों से चला रहा है, कुछ बड़ी बात नहीं है, और ओला ने भी वही काम किया है। पर आज हजारों करोड़ का नेटवर्थ है। ओला ने कुछ नहीं किया, एक सॉफ्टवेयर बनाया, अनशंड सॉफ्टवेयर बनाया, जिसकी वजह से उसकी खुद की कार्स नहीं भाई, ओला की अपनी खुद की कार्स नहीं है। वो इस शहर की सारी कार को भाड़े पे लेता है, और जितना भी वो पैसा कमाते हैं उसका कुछ 18-20% ओला के ओनर को मिलता है। मतलब ओला की कैश में जितना भी पैसा आप दोगे उसका 20% है, कुछ तो डिसाइडेड परसेंटेज होगा, वो ओला वाले को मिलता है। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की वजह से पूरे हिंदुस्तान की गाड़ियां उसके लिए काम कर रही है। और कब तक मेहनत से पैसा कमाओगे? इंसान की इज्जत जब वो पैसे कमाता है तो और ज्यादा बढ़ती है। समझ में आ रहा है? और पैसे कमाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। वो जमाना और गया कि हम लोग मेहनत से बहुत आगे जाएंगे। तो अगर मैं 12 घंटे पुणे में पढ़ा भी लूंगा ना, तो मैं कभी हिंदुस्तान में नाम नहीं कर पाऊंगा, ना इतने पैसे कमा पाऊंगा। 12 घंटे पढ़ा के क्या हो जाएगा? इसीलिए मैं 12 घंटे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं 3 ही घंटे पढ़ाऊंगा पुणे में, बट आई यूज टेक्नोलॉजी। आज आपके सामने 6 महीने में मैं एक बैच ले रहा हूं, पर हिंदुस्तान में मेरी बैचेस कितनी हुई? हर स्टेशन पे मेरी 4 बैचेस 6 महीने में होती है। 130 मल्टीप्लाइड बाय 4, 520 बैचेस की बैच है मेरी। आपके लिए मैं एक बैच ले रहा हूं। इट इज ऑन 500 बैचेस आई एम टेकिंग। इतना 500 बैच का नंबर है। अब बताओ, इतना इंसान कर ही नहीं सकता। सही बात है या नहीं? गूगल का इनकम जानते हो? गूगल जस्ट एन आइडिया यार, कम ऑन। व्हाट्सएप जस्ट एन आइडिया। सर ये सारी बातें क्यों बता रहे हो? ये सब्जेक्ट का नाम ही आईटी है। हमें यह समझना होगा कि ये सब्जेक्ट को जब पढ़ोगे ना, डोंट इट इज, यू शुडंट थिंक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ, ये सोचना चाहिए कि क्या मैं इस कॉन्सेप्ट को मेरे पापा के, मेरे और खुद के बिजनेस में कैसे यूज कर पाऊंगा, और कैसे मैं अपने बिजनेस को बहुत ग्रो कर पाऊंगा। हमें आगे बढ़ना है। हमें सीए करने के बाद में जॉब नहीं करना, हमें अपना धंधा खोलना है, हमें अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना है। और बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए अगर आगे बढ़ना है तो यू शुड हैव व्हाट, अ टेक्नोलॉजी। वरना आज बिग बाजार की कैसे बजा के रखा है मार्केट ने? बिग बाजार के आधे स्टोर्स बंद हो रहे, बिकॉज उसने सही सही समय पे आईटी को नहीं समझा। काश वो मेरी क्लास कर लेता सही समय। अगर किशोर बियानी जी मेरी क्लास बहुत पहले ही कर लेते भाई और बहनों, तो आज बिग बाजार को, अभी मेरे बोलने के बाद में उन्होंने futurebazaar.com चालू किया। मैंने बोला था नहीं, वो सब ठीक है, वो तो मेरा काम ही है, पर आप लोग भी इससे पहले आप बर्बाद हो जाओ, सही समझ लो। इस पूरे आने वाले लेक्चर्स में आपको ये एक एक कॉन्सेप्ट यही बताएगा, ये सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस, इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई जाएगी। यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दैट। कम ऑन एवरीबॉडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस। मुझे आपको बोलना है कि ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट्स है। वाह, मालूम ही नहीं था। अच्छा हुआ आपने बोला। आईटीएसएम है, एडवांस अकाउंट्स है, और ऑडिट है। 3 सब्जेक्ट में से स्कोर कितना करना है? वाह,
150 स्कोर क्यों नहीं होते? There are thousands of students who are getting failed in group 2 not because they are not scoring 40 marks in the individual subject. They pass in all the subjects but they are unable to score 150. आपको सभी को मैं समझा रहा, आज ग्रुप 2 की क्लास चालू हुई। प्रॉब्लम ये नहीं कि 40-40, प्रॉब्लम ये है 150 नहीं आते। यू गेट स्कोर 135, 138, 140, 148, 149 वालों को भी देखा है। दर्द नहीं होता, दर्द डिस्को होता है। 149, अरे थोड़ा तो रहम कर दे आईसीआई, एक मार्क्स ज्यादा देते तो क्या प्रॉब्लम था? नहीं नहीं, सोचने की बात है, ये बेरहम लोग हैं। थोड़ा सा इंसान को कभी 100, 120 मिला तो दर्द तो नहीं होता, 149 का दर्द ही अलग है। अरे तो कम से कम 10-20 मार्क्स कम देता तो वो कम से कम आराम से तो सोता है, बोलते नहीं यार अगली बार और मेहनत करूंगा। अब मेहनत करने का मोटिवेशन भी नहीं है। आपके साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कहूंगा ग्रुप 2 में एटलीस्ट एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए वेर यू फील दैट यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू विल स्कोर 60+। तीनों में से एक तभी सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जहां पे आपको इस बात की गारंटी होना चाहिए कि आपको 60 के ऊपर मार्क्स आएंगे। अगर एक सब्जेक्ट में 60+ आ जाते हैं तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू ऑल टू गेट 90 मार्क्स इन रिमेनिंग 2। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आईटीएसएम में 60 लाना बाकी दोनों सब्जेक्ट से इजी क्यों है। वैसे हर प्रोफेसर अपने एक सब्जेक्ट की तारीफ बहुत करता है, मैं भी करूंगा, पर आई विल प्रूव ऑल्सो कि क्यों आईटीएसएम में 60 मार्क्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है कंपेयर टू ऑडिट, कंपेयर टू एडवांस अकाउंट्स। ऑडिट सब्जेक्ट जो है वो प्योर थ्योरेटिकल है। फिर आप बोलेंगे आईटी भी थ्योरेटिकल ही है? नहीं, आईटी इज टोटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। कुछ भी बोल रहे हो, बताओ आईटी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट या थ्योरेटिकल? नहीं, प्योर प्रैक्टिकल। कुछ भी बोल रहे हैं आदमी। दुनिया में पहले प्रैक्टिकल आया और प्रैक्टिकल को देख के थ्योरी की किताबें बनाई गई ताकि आप जैसे लोग समझ पाए। इस पूरे सिलेबस के सारे कॉन्सेप्ट दुनिया भर में, जग भर में यूज हो रहे हैं, आपको पता नहीं और आपको पता करवाने के लिए इसको किताबों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है। बट मुझे छेड़ो मत आप दोस्तों। इस सब्जेक्ट के हर कॉन्सेप्ट को दुनिया में यूज किया जाता है। क्लाउड को यूज किया जाता है, टीपीएस को यूज किया जाता है, एमआईएस को यूज किया जाता है और उसी सब्जेक्ट को यूज करते हैं। इसीलिए आप जैसे बच्चों के लिए वो थ्योरी की किताबें लगती है। तो जो इंसान इस थ्योरी को थ्योरी जैसा समझ बैठेगा तो समझ जाना वो फेल हो जाएगा और ही विल नॉट फाइंड दिस सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग। When I started this subject, the challenge was not this कि आईटी में स्टूडेंट्स कैसे आए। चैलेंज ये था कि लोग आईटी की क्लास लगाना जरूरी है। लोग अगर बोलेंगे सर अगर मैं भी इसको पीपीटी से पढ़ा दूंगा ऐसे ऐसे रीड करके, तो आप बोलेंगे सर हम लोग घर पे भी पढ़ लेंगे। आपने क्या चमत्कार किया, एक काम करते हैं आई रीड एट होम ओनली। वैसे भी आप क्या करते हैं, ऐसे रीड करते हो ना। ये रीड करने की वजह से मेरी क्लासेस नहीं चलती। मैंने इस सब्जेक्ट को दूसरा रंग दिया जो आपको समझाना चाहता हूं। इस सब्जेक्ट क्यों इतना हिट है, वो क्या करता हूं मैं, अगर मुझे कोई भी कॉन्सेप्ट आज पढ़ाना है तो मैं उसको कॉन्सेप्ट में किताब से नहीं पढ़ाऊंगा, पहले वो प्रैक्टिकली दिखाऊंगा और फिर बोलूंगा ये ऐसे प्रैक्टिकली चलता है। बिकॉज आज हमारी दुनिया इतनी अच्छी है, शुक्र है जियो हमारे साथ है और हम लोग इस क्लास के दौरान आपको वो सारी चीजें इमेजिन नहीं करवाएंगे, वो दिखाएंगे। और जब कोई चीजें प्रैक्टिकल दिख जाती है तो उसका थ्योरी पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो दिस वॉन्ट बी एनी मोर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, इज प्योरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। आई विल शो प्रैक्टिकल्स और फिर उसके बाद में आप थ्योरी पढ़ोगे तो यू विल फाइंड दिस थ्योरी वेरी सिंपल। उसके अंदर आपको लगा कितना इजी है, तो ऐसे ही तो हमने देखा है अभी ऑनलाइन। उसका मैं आज अब 2-3 कॉन्सेप्ट जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं, राइट। और ये सब्जेक्ट में रही बात, आईटीएसएम सब्जेक्ट में जितना भी आता है वो बुक के बाहर कुछ नहीं आता। एवरीथिंग विल कम इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। एडवांस अकाउंट्स में कुछ भी पूछ सकते हैं आप। एडवांस अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर सब्जेक्ट है और आईसीआई पूरा चांस उठाती है आपको बजाने का। मतलब उनका इरादा ये इसमें बजाओ, क्यों? बिकॉज अगर आपको अकाउंट्स ही नहीं आता तो फिर किस काम के आप। तो वो क्या करते हैं, बैठ बैठ कर ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करके आपकी बजाने की सोचते हैं। जरूरी नहीं कि प्रैक्टिस मैनुअल के ही क्वेश्चन आए, जरूरी नहीं कि सर ने जो क्लास में पढ़ा है वही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में हो सकता है। इट कुड बी समथिंग विच हैव नेवर एवर सीन इन योर लाइफ। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज वो प्रैक्टिकल है और वो आना भी चाहिए बिकॉज हमारा कोर सब्जेक्ट है। रही बात ऑडिट की, ऑडिट में होता क्या है, इट्स अ हार्डकोर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। दूसरी बात क्या, आपने ऑडिट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं किया।
तो आपको ऐसा लगता है सारा बुक जो एक जैसा लगता है, और उसमें हर पेज पे जाओ यूल फाइंड आउट वो लगेगा ये वही बोल रहा है वही बोल रहा है। अभी ऑडिट का क्लास चलने दो, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर इन ऑडिट ऑल्सो। ऐसा नहीं कि वो टीचर्स खराब पढ़ाते, वो ऑडिट सब्जेक्ट का इनहेरेंट प्रॉब्लम है, मतलब दर्द ही उस सब्जेक्ट में। दर्द इस बात का नहीं, वो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है, टीचर्स अच्छा भी पढ़ाते हैं, वो देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। वो सब्जेक्ट में क्या है, यू डू नॉट फाइंड लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट बिकॉज आफ्टर समटाइम्स इट गेट्स बोरिंग। पर आईटीएसएम सब्जेक्ट इज सच एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बुक के बाहर एग्जामिनेशन में कुछ आता ही नहीं। ऑडिट में भी तभी केस स्टडी बनाएंगे, अगर आप ऑडिटर हो, इस ऑडिट पे गए तो बताओ आप ऑडिट कैसे करोगे एंड ऑल दैट। तो दे विल आस्क यू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और आईटीएसएम में जो हम लोग इस क्लास में पढ़ रहे हैं, एक जरा बुक दिखाना है आईटी की। जी हाँ, जो भी आएगा 50 मार्क का सब्जेक्ट जो होगा, ये मेरा वॉल्यूम 1 है, और इस वॉल्यूम 1 के बाहर एक भी चीज नहीं आएगी। भाई सवाल उठता है कैसे नहीं आएगी, बिकॉज ये पूरा मॉड्यूल का कॉपी पेस्ट है। मैंने मॉड्यूल की एक भी चीज ऐसी नहीं रखी जो इसमें नहीं डाली। ईच एंड एवरीथिंग विच इज देयर इन द मॉड्यूल इट्स हियर इन दिस बुक। तो अब बताओ अच्छा क्या होगा कि इसके बाहर एग्जामिनेशन में कुछ आएगा ही नहीं। और वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आज की तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये ऐसा केस स्टडी बेस्ड वाला पेपर नहीं है। वो बोलेंगे व्हाट इज टीपीएस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीपीएस, जो ऑलरेडी बुक में लिखा हुआ। और ऐसा नहीं आप ऑडिटर हो ये ऐसा करेंगे, वैसा क्वेश्चन नहीं आता इसमें। हाँ, एसएम विल बी थोड़ा मोर डिफिकल्ट देन व्हाट आईटी इज। बोलेंगे सर एसएम क्यों डिफिकल्ट होगा ज्यादा इससे, क्योंकि एसएम इज व्हाट लिटिल मोर प्रैक्टिकल बेस्ड, कि आप एक बिजनेस चलाते हो, उसका नाम ही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। आप एक बिजनेस चलाते हो, बताओ ऐसा ऐसा आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आप कैसे स्ट्रैटेजीज बनाओगे, तो इट इज मोर एप्लीकेशन बेस्ड। पर फिर भी वो बुक के बाहर नहीं आता, वो सब कुछ चीज हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर क्लास ज्वाइन की है तो यू हैव नॉट सिटिंग हियर फॉर गेटिंग 40 मार्क्स। अगर आपको मेरी क्लास में बैठ के 40 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका फेल होना निश्चित है। आपको रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं। अगर आईटी में 40 आ रहा है तो इसका मतलब है आपका 150 का स्कोर होता ही नहीं, क्योंकि ऑडिट में स्कोर देता नहीं, एडवांस अकाउंटिंग एग्जामिनेशन में वाट लगाता है। तो उधर मार्क्स कम है, इधर मार्क्स कम है, आपका स्कोर 150 कैसे आएगा। इसलिए आईटीएसएम की क्लास लगा रहे हो तो पहले सोचना ही है कि मैं क्लास में सिर्फ 40 लाना है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, 40 तो ऐसे आ जाएंगे आप अगर बैठोगे तो। पर आई एम सिटिंग हियर इन द क्लास फॉर गेटिंग 60 एंड इफ आई स्कोर 60 तो मेरा ग्रुप 2 थ्रू है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस क्लास में सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मेरी क्लास का टैगलाइन है यू वोंट हैव टू स्टडी एट होम। वो क्यों है, मैं पढ़ाऊंगा इससे, एक एक लाइन बाय लाइन आपको रीड करके दिखाऊंगा जो मॉड्यूल है। और ये क्या करता हूं, पढ़ाने के बाद उसकी समरी नोट, जरा किताब और किताबें मिलेगी आपको, जरा सेकंड थर्ड फोर्थ मॉड्यूल मिला है क्या, मैं बताऊंगा, ठीक है। इसका मॉड्यूल नंबर 2 आता है, 4 किताबें मैं आपको दूंगा, सेकंड थर्ड फोर्थ। सेकंड मॉड्यूल है जिसमें समरी नोट मिलता है। मैं जो भी पढ़ाता हूं वो ब्लैंक स्पेस होती है, उससे आपको लिखवाता हूं ताकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए। जो मैं पढ़ाऊंगा इस बुक से पढ़ाऊंगा, और जैसे कॉन्सेप्ट खत्म होता है मैं आपको समरी नोट लिखवा के लूंगा। सर क्यों लिखवा रहे हो, बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। ये थियरी को फिर अब लिखने की आदत तो होना चाहिए एग्जामिनेशन में, तो सर लिखने से आपका सेकंड टाइम रिवाइज हो गया। फिर क्या करता हो, चार्ट बुक है मेरी, वॉल्यूम नंबर 4 कहते हैं उसको। उस चार्ट बुक से मैं आज सारी किताब मैं आपको दिखाऊंगा, उसको चार्ट बुक कहते हैं। उस चार्ट बुक से पूरा जो सिलेबस है, पूरा सिलेबस जो है वो सिर्फ 25 पेजेस में मैंने फिनिश कर दिया है। उसके से फायदा क्या होगा, अगर क्लास खत्म होने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे रिवाइज करना है, ये 220 पेजेस की किताब है, और वो जो चार्ट है वो सिर्फ 25 पन्नों का है। एंड बाय यूजिंग दोस 25 पेजेस यू विल बी एबल टू फिनिश द होल पोर्शन। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, इस क्लास में जब आपकी क्लास खत्म होगी तो आप कहोगे आईटी इज वेरी स्मॉल सब्जेक्ट, बिकॉज मुझे 220 पन्ने नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ 25 पन्ने पढ़ना है। अक्सर ऐसा होता है, प्रोफेसर ये चाहते हैं कि बच्चा घर जाके समरी नोट बनाए और अपने खुद के बनाए, पर मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर। आप आईटी के समरी नोट, अरे बच्चा अकाउंट्स के होमवर्क नहीं करता है जल्दी से, तो मेरा आईटी के लिए तो कोई वैसी भी कोई इज्जत नहीं है। तो इसीलिए आईटी एसएम का मैं एक भी पेज आपको घर पे पढ़ने नहीं दूंगा। यू वॉन्ट हैव टू स्टडी एट होम एट ऑल। अगर आप घर पे पढ़ोगे तो फेल हो जाओ। क्या बोल रहे हैं, मतलब घर पे पढ़ना ही नहीं, एक्चुअली नहीं पढ़ना। सर हम लोग कैसे, मैं पढ़ाऊंगा, रिवाइज कराऊंगा। आज 5वां दिन है तो मैं पहले 4 दिन रिवाइज कराऊंगा। आज 10वां दिन है तो मैं पहले 9 दिन रिवाइज करूंगा, 10वां पढ़ाऊंगा। आज 12वां दिन है, 11 पढ़ाऊंगा। सर ऐसा रोज चलता रहेगा। हाँ, हर रोज क्यूमुलेटिव रिवीजन होगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो एक सब्जेक्ट का जो है
आपका कॉन्फिडेंस, जो मेरा है वो मेरा रहना चाहिए, और जो नया है वो भी मेरा होना चाहिए। वरना अक्सर क्या होता है, ये आ गया तो ये पीछे वाला और जाता है। ऐसा इनकम टैक्स में बहुत होता है। आप नया पढ़ते हुए बोलता है वो आपने वो चैप्टर में वो देखा था। अच्छा देखा था क्या? स्पेशली क्यों होता है मैं आपको समझाता हूं। ऐसा होता क्यों है? वो टीचर गलत नहीं पढ़ाता है, टीचर सारे अच्छी ही है, पर टीचर के पढ़ाने में प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि वो रिवीजन जब नहीं हुआ तो बच्चे को जो आपके दिमाग का एक पावर है, उसको जब 18 दिनों तक अगर वो चीज नहीं पढ़ेंगे तो दिमाग से उड़ने लगती है। एक डॉक्टर से मैंने पूछा था कि डॉक्टर हम लोग दिमाग से भूल क्यों जाते हैं? ऐसा क्या होता है जो हमारे दिमाग में भूल जाता? मैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। बोलता नहीं बालक, ऐसा नहीं है। विज्ञान कहता है कि कोई भी आदमी का ब्रेन किसी भी चीज को ज्यादा समय के लिए याद नहीं रख सकता, उसको भूलने की आदत होती है। तो मैंने कहा फिर करना क्या चाहिए? बोले बस हर 18 दिनों में उसको रिवाइज करना जरूरी है। अगर वो चीज 18 दिनों के अंदर अगर आपने रिवाइज कर ली तो समझ जाना आपके दिमाग में रहेगी, वरना दिमाग से चले जाने लगेगी। इसलिए मैंने उसके हिसाब से अपने पढ़ाई के पैटर्न को चेंज किया, पढ़ाने के पैटर्न को। मैंने चाहा कि काम करूंगा इतने, मतलब मैंने अल्टीमेटली डॉक्टर से पूछा चाहते क्या हो? बोले जितना रिवाइज करेंगे। एक चीज, जैसे कोई गाना पहली बार आ रहा है, रेडियो पे आपने सुना, फॉर एग्जाम्पल मर्सी सुना या एक बारी सुना, तो अभी आजकल आप इतना आपका लिरिक्स आपको दिमाग में नहीं, बिकॉज एकदम नया नया सॉन्ग है। पर अगर मैं आपको अफगान जलेबी, अगर आपने याद करने की कोशिश नहीं की फिर भी आपको याद आ जाएगा, बिकॉज आपने उसको इतने बार सुना है, भले ही वो पैसिवली सुना होगा। इसका अर्थ यह है कि हमारा दिमाग चाहता है कि हमने उन चीजों को बार बार रिवाइज करना चाहिए ताकि हमारे दिमाग में वो रहे। क्या फायदा होगा मेरे पढ़ाने का अगर मैं आपको पढ़ा दूं, क्लास में आपको बजाय बोलेंगे क्या सर क्या पढ़ाया आपने, जोरदार ठोक दिया, मजा आया। और जब एग्जामिनेशन के वो 3 घंटे आए, क्योंकि मेरा क्लास और एग्जामिनेशन में पूरे 5 महीनों का गैप है। समझ में अभी क्या चल रहा है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 से 6 महीनों का गैप है। और ये चीजें आपको 6 महीने तक याद रहना चाहिए। तो इसीलिए मैंने वो जो क्लास को जो बनाया, जिस तरह से डेवलप किया, 4 किताबें, वो ऐसे डेवलप किया है, और जो क्लास में पढ़ाऊंगा वो क्लास में भी आपको खुशी दिलाएगा। और उस दिन सबसे ज्यादा खुश होंगे जब एग्जामिनेशन के 3 घंटे चलते होंगे, बिकॉज जो आज मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको एग्जामिनेशन में भी याद आएगा, इसकी गारंटी मेरी। पर जब मैं क्लास में रिवाइज कराऊंगा तो मुझे आपका साथ चाहिए। साथ दोगे मेरा? आपको ये सब्जेक्ट का, आपने देखो कोई इंसान मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्लास में बैठा नहीं है। आपने आपके सीनियर से पूछा होगा, यही बोला होगा ये आदमी के पास जाओ वो खत्म करवा देगा क्लास में, यही बोला होगा। इसलिए आपको मेरे देखने के लिए आए नहीं यहाँ पे, आपको मालूम है अच्छा, सिर्फ आपको एक तसल्ली करना है अच्छा पढ़ा रहा है। आप लोग को आपके सीनियर्स ने यही बोला होगा जहां पे जाओ वो कुछ करना नहीं, वो खुद ही कराएगा सब, और वो एक्चुअल में मैं कराऊंगा। आपको घर पे कुछ नहीं पढ़ना, मैं भगाऊंगा नहीं, पूरी मजे उठाएंगे इस सब्जेक्ट के, पूरा रिवाइज करेंगे, ऐसा कर देंगे ना ठोक देंगे पूरा। और एक समय सारी बुक लेके आना आईटी की, एसएम की, और इसमें एक वो चार्ट बुक जो होगी जिसको मैं क्लास में बनाऊंगा, उसके बाद में मेरी क्लास होने के बाद में अगर आपको गलती से 3 घंटे भी मिल जाते हैं, यू विल बी एबल टू रिवाइज एंटायर आईटी। सिर्फ 3 घंटे में, सिर्फ 3, एक मैं बोल रहा हूं 3 घंटे में। बेटा मजाक लग रही है आपको? मैं सीरियसली बोल रहा हूं, पूरा आईटी। अरे 25 पन्नों को पढ़ने के लिए वक्त कितना लगता है यार, कम ऑन, वेरी इजी। और एसएम वही 20 पन्नों का, मतलब होल आईटी एंड एसएम 50 पेज के अंदर यू विल बी एबल टू रिवाइज द होल पोर्शन। पर वो डायरेक्टली वी कैन नॉट रीड 50 पेजेस। हमें पहले इनको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बाद में वो समरी नोट्स के काम में आएगा। और इन सब होने के बाद में क्लास में और एक चीज होती है जिसका नाम है क्वेश्चन बैंक। सर वो क्या होता है क्वेश्चन बैंक? आईसीआई के पेपर्स 1, प्रैक्टिस मैनुअल 2, तीसरा आरटीपी, उन सबका मिला के हम लोग एक क्वेश्चन बैंक बनाते हैं। सर क्यों करवाते हैं वो? मेरी क्लास मैंने 2 चैप्टर्स पढ़ा है। आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब मैं पढ़ा रहा हूं तब नहीं। आपका कॉन्फिडेंस पिक पे जाता है जब अगर मैं आईसीआई के क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, भाई ये आईसीआई ने ही पूछा है, एंड व्हेन यू फील दैट यू आर एबल टू आंसर, तो तब समझेगा क्या मजा आ गया। अब मुझे सही मायने में आईटी आ रहा है। मैं कितना भी बोलूंगा तुम बहुत भारी पढ़ रहे हो, क्या मजा आ रहा है, यू आर सो टैलेंटेड, अमेजिंग, आपको लगेगा कुछ भी फेंक रहा है।
When I show you the paper of ICA and when you are able to answer those questions, तो आपको लगेगा क्या यार, ये तो मजा आ गया, तो ये मतलब अभी क्लास में मुझे सब आ रहा है, और जब मैं घर पे रिवाइज करूंगा तो मैं कितना आगे जाऊंगा। ठीक है, बहुत ज्ञान की बात है, मैं पढ़ाता हूँ। ये जो था मुझे बताना था कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा। अब बताओ, फर्स्ट डे पे बताना जरूरी भी है, वरना आपको अंदाजा नहीं आएगा मैं क्या पढ़ाने का मेरा फ्लो होगा। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऐसा एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। अब चैप्टर नंबर 4 से हम लोग शुरू करते हैं। वैसे इस पूरे सिलेबस में पता है कितने चैप्टर्स हैं? एक बार चेक करो, इस सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं? इस सिलेबस में 5 चैप्टर्स है और एक 6 चैप्टर जिसका नाम है फ्लो चार्ट। क्या नाम है उसका? फ्लो चार्ट, जो चैप्टर 1 का ही पार्ट है। वैसे इंडेक्स पे 5 ही चैप्टर्स लिखे होते हैं, पर जो फ्लो चार्ट होता है वो चैप्टर 1 का ही पार्ट होता है। तो कुछ लोग 5 चैप्टर्स कहते हैं, कुछ 6 कहते हैं, दोनों भी सही कहते हैं। ठीक है ना सर? कौन सा चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है? ऑल द चैप्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सर कितने मार्क्स के लिए पूछते हैं? पूरा पेपर 60 मार्क्स के लिए आता है। सर 60 या 50? विथ ऑप्शन 60। एसएमबी विथ ऑप्शन 60 का आता है। आउट ऑफ 60 यू आर सपोज टू सॉल्व 50 मार्क्स। एंड जो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन 60 मार्क्स में कोई भी चैप्टर का वेटेज ज्यादा होगा ऐसा नहीं है। ऑल द चैप्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। हर चैप्टर को एग्जामिनेशन में 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सर अभी 4 में से एक सिलेक्ट करना ऐसा कुछ आता है? जी नहीं। करेक्ट इनकरेक्ट? जी नहीं। ये प्योरली डिस्क्रिप्टिव आंसर आते हैं। आपको कॉन्सेप्ट पूछेंगे, आपको जवाब देना है। इज इट ओके एवरीबॉडी? हम लोग शुरू करें। अब मुझे शुरू करना है फ्रॉम द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, चैप्टर 4 पे ही। जरा मैं आपको नोट्स मिल गए, ब्लैक एंड व्हाइट नोट्स मैंने दिया था अभी यहां पे। चैप्टर 4 का नाम क्या, जरा देखिए। इसका नाम है बिजनेस। चलो बताओ गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस? नाम से क्या लगता है? बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या होगा? नाम से क्या लगता है? बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब क्या होगा इसका? बिजनेस से इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब क्या? बिजनेस को इंफॉर्मेशन देने वाला। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो बिजनेस को इंफॉर्मेशन दे दे, उसका नाम होता है बिजनेस एनी सॉफ्टवेयर, इंग्लिश में बात करेंगे, एनी सॉफ्टवेयर which provides valuable information to the business is called as business information system। एक बार और हिंदी में, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो बिजनेस करने वालों को इंफॉर्मेशन दे दे, नाम होता है बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलो मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आपको पता है जो बिजनेस वालों को इंफॉर्मेशन देता होगा? एनी सॉफ्टवेयर यू थिंक यार, नहीं ये बिजनेस में यूज होता है, हमारे घर पे हमने देखा, ये पापा को बिजनेस का इंफॉर्मेशन देता है। टैली, सभी लोगों ने कहा कि टैली, कुछ लोगों ने ओरेकल कहा, सैप कहा। बिल्कुल, बहुत सही टैलेंटेड बैच मिली मुझे जिनको एसएपी के बारे में भी पता है। आप बताएंगे कि आपको लगता है टैली सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन देता है? हाँ सर, टैली सॉफ्टवेयर बैलेंस शीट देता है, P&L अकाउंट देता है। किसको देता है? मैनेजर्स को देता है। मुझे बताओ, क्या ये टैली की इंफॉर्मेशन लेकर वो बिजनेस में कोई डिसीजन मेकिंग ले सकता है? टेल मी व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस कैन बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ टैली? अरे बोलो यारो। सर अगर मान लो कि आप कहते हो टैली बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो टैली एक सॉफ्टवेयर है जो इंफॉर्मेशन देता है ताकि जो बिजनेस वाले लोग हैं वो डिसीजन ले सके। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि टैली की जो बैलेंस शीट P&L अकाउंट जो आती है, कि उसके देख के कि हम लोग कुछ डिसीजन ले सकते हैं? कैन वी टेक सम डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय टैली? टेल मी सम ऑफ द एग्जांपल्स। अरे बोलो यारो। नंबर 1 क्या कोई बोलेंगे? जवाब देंगे? हाँ बोलेंगे। ट्रू एंड फेयर पोजीशन जान सकते हैं। ओके फाइन। और कुछ बताएंगे? टैली को देख के क्या डिसीजन ले सकते हैं भाई हम लोग? चलो जवानों जवाब देंगे। हाँ जी, कोई जवाब दे रहे थे जी? फ्यूचर प्लान कर सकते, बिल्कुल सही। और हाँ जी, एक्सपेंशन करते समय हमें पहले बैलेंस शीट देखना होगा कि हमारे पास उतना पैसा है क्या नहीं, तो इसलिए हमें पहले तो बैलेंस शीट देखना जरूरी है। हाँ जी, और बताएंगे? लॉसेस अगर हुए तो कहां हुए वो भी जान सकते हैं। ओके, बिल्कुल सही, सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं। मतलब बैलेंस शीट की वजह से और P&L वजह से वी आर एबल टू टेक सम डिसीजन। एक सवाल मैं पूछूंगा, अगर मुझे इनकम टैक्स पे करना है, तो डू यू थिंक आई एम एबल टू पे इनकम टैक्स ओनली इफ आई एम हैविंग द डेटा ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट? कम ऑन, क्या मतलब मैं इनकम टैक्स पे करने का डिसीजन बैलेंस शीट और P&L अकाउंट को देख के लेता हूं? टेल मी। नंबर 2, सिर्फ इनकम टैक्स ही और कुछ काम कर सकता हूं? अगर मुझे बैंक से लोन लेना है
तो पहले मुझे पता होना चाहिए मुझे जरूरत कितनी है और मेरे पास एग्जिस्टिंग लोन कितना है। नंबर 3, अगर मुझे डिसीजन लेना कि डिविडेंड कितना देना है तो मुझे पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कितना हुआ है। एबल टू अंडरस्टैंड? अगर मुझे कोई भी डिसीजन लेना हो जो फाइनेंस से रिलेटेड हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी को एक्विजिशन करना है, किसी के साथ में मर्जर करना है, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, अभी आजकल आइडिया ने और वोडाफोन ने मर्जर किया। आपको लगता नहीं ये मर्जर होने से पहले इन दोनों ने अपनी बैलेंस शीट को ठीक से देखा होगा? बैलेंस शीट के बगैर अब मर्जर पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मतलब जब दुनिया में मर्जर हो या एक्विजिशन हो या इनकम टैक्स का पेमेंट करना हो या लोन लेना हो या इन्वेस्टमेंट करना हो, यू नीड व्हाट? कम ऑन, इंफॉर्मेशन। यू नीड इंफॉर्मेशन, और ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाले सॉफ्टवेयर का नाम होता है बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। एग्जाम्पल टैली, एग्जाम्पल एसएपी। चलो एग्जाम्पल पूछते हैं आपसे, ईआरपी एसएपी आपने सुना होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसएपी एंड टैली? कुछ जवाब किसी ने सुना है? वैसे एसएपी का बहुत चर्चा है, एसएपी बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द डिफरेंस? SAP is the software of finance, marketing, HR, production, inventory and all the departments of the organization, whereas Tally is the software of only, मतलब टैली सॉफ्टवेयर भी क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है, पर सिर्फ अकाउंट्स के लिए, और एसएपी सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन देता है फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, प्रोडक्शन, इन्वेंटरी। आप कोई भी डिपार्टमेंट के मैनेजर हो, वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू वांट यू विल गेट इट फ्रॉम व्हाट? एसएपी। इसलिए एसएपी भी क्या बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम है? अगर टैली इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा तो फिर एसएपी क्यों नहीं होगा? टैली तो एक छोटा सा झलक है, एसएपी बहुत बड़ी चीज है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सर टैली यूज करते हैं, एसएपी। एसएपी सर कितनी कॉस्ट होती है? 5 खोखा। इतना महंगा? हाँ, इतना? हाँ सर, इतने महंगे? तो बिजनेस भी तो बड़ा है भाई। नहीं नहीं, मुझे बोलना है। आज अगर मैं मैकडी का ओनर हूं, मैकडी पूरे विश्व के 120 कंट्री में चलता है, बोलो भाइयों। और कितने रेस्टोरेंट्स है उसके? 32,000 रेस्टोरेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें से पुणे में 50। अच्छा सर, मैंने जोशी वड़े वाले को बोला था कि तुम अपने बिजनेस को एक्सपांड क्यों नहीं करते हो? बोले हमारे पास लोग नहीं है। अच्छा है, अच्छा। आज जितने भी लोग बिजनेस कम्युनिटी में हैं, चाहे वो मारवाड़ी हो, गुजराती हो, सिंधी हो, ये लोग बिजनेस को लीड करते हैं। इनमें से किसी को भी अगर मैंने पूछा कि तुम अपनी ब्रांच को एक्सपांड क्यों नहीं करते, तो जवाब ये मिलता है कि मेरा एक ही बेटा है, एक मैं संभालता हूं और एक मेरा बेटा। मैंने कहा और एक बच्चा हो गया तो बोले 2 ब्रांचेस हो जाएगी। मतलब नीतिमत्ता में ही प्रॉब्लम है। मतलब यहां नीतिमत्ता यह हो रही है कि जितने बच्चे होंगे, जब मैंने मैकडी से पूछा कि तुम्हारी ब्रांचेस कितनी है, तो उन्होंने 32,000 कहा। तो मैंने तब अगर मारवाड़ी हिसाब लगाऊंगा तो ऐसे आदमी को 1-2 बच्चे से कुछ नहीं होना है, 32,000 बच्चों की जरूरत है। इतने बच्चे पैदा करना मुश्किल है नहीं भाई और बहनों। ये लोग बच्चों के हिसाब से ब्रांचेस नहीं डालते। यहां पे एक ही बच्चा है जिसका नाम है एसएपी। सुनो ऐसा? हाँ, कभी आपने मैकडी के स्टोर पे कभी मैकडी के ओनर को देखा? मैक वेजी खाने गए, भैया वो जो बंदा जो बैठा है ना, वो उसका बेटा नहीं है, वो उसका एम्प्लॉई है। भाई और बहनों, ये मैकडी के सारे ब्रांचेस पे मैकडी के ओनर के बच्चे नहीं बैठे हुए। सर फिर फ्रॉड कैसे नहीं करते? यहां पे हमारी ब्रांच ओपन करने से ये डर लगता है मेरा एम्प्लॉय फ्रॉड कर देगा। पर दोस्तों, आपने लेवाइस के बिजनेस को देखना चाहिए, जारा के बिजनेस को देखना चाहिए, केएफसी देखना चाहिए। कितना एक्सपांशन किया है। रिबॉक और नाइकी को देख लीजिए, कितना पूरे विश्व भर में। क्या इसका मतलब यह है कि वो सारा बिजनेस ब्लाइंड में और लॉसेस में चलता है? जी नहीं। आपने अगर यहां पे जेएम रोड पे एक मैकवेजी भी लिया है और अगर उसका बिलिंग हुआ, तो बिल का नॉलेज सिर्फ उस ब्रांच को नहीं है। जैसे वो ओके करता है और डेटा इज सेंट ऑन दिस सर्वर जो वहां पे यूके में है, और वहां से दे आर एबल टू रिट्राइव द रिपोर्ट। वहां से बैठे बैठे उस यूएस और यूके के मालिक को बैठे बैठे ये समझता है कि पूरे विश्व में कौन सी ब्रांच में आज कितना सेल हुआ।
सर मतलब ये कोई भी फ्रॉड करने की फ्रॉड करने की सोचना भी नहीं, मां कसम। सर मतलब एक बात बताओ, हमें डर लगता है कि ये ब्रांच में मेरा जो एम्प्लॉय ना बेच देगा और पैसे नहीं लाएगा। अक्सर भारतीयों को ये डर है, इसलिए जोशी वड़े वाला एक्सपेंशन नहीं कर सकता। आज आपको इस सब्जेक्ट के माध्यम से समझना है कि आज एसएपी जैसी जो बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसके से पूरा जहां कंट्रोल हो सकता है। कर लो दुनिया मुट्ठी में। पूरे वर्ल्ड में, एक मिनट नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, वहां पे अगर कोई भी ब्रांच में एक मैकवेजी या कुछ भी सेल होता है, उसकी इंफॉर्मेशन तुरंत दूसरे सेकंड में उसके मालिक को अपने लैपटॉप पे बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से मिलती है। इसका मतलब आज यही चैप्टर की वजह से पूरी दुनिया के सारे बड़े बड़े, अब जो फिनिक्स मॉल में जितने भी स्टोर्स आपने देखे, हर जगह पे उसका मालिक नहीं है, उनके मालिक कहीं और है, और यहां पे उनकी ब्रांचेस चलती हुई सवाल उठता है, यहां की ब्रांचेस का डेटा वहां जाता कैसे है? ओनली बिकॉज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ज़ारा के शोरूम में जाएंगे, आउटलेट में जाएंगे, वहां से आपने कुछ शर्ट लिया, वहां पे स्टोर वापस से वो बिलिंग करता है। द मोमेंट ही सेज ओके, द डेटा इज नॉट देयर एनी मोर, इट इज देयर ऑन द सर्वर, जिसका एक्सेस उसके मालिक को, मतलब वो ये भी समझ सकता है ज़ारा के स्टोर में आज पूरे दिन भर में कौन सी चीजें बेचे गई और कितने में और कितना कलेक्शन हुआ। इसका मतलब आप एक जगह पे रह के इस सॉफ्टवेयर की वजह से पूरे विश्व में अपनी ब्रांचेस चालू कर सकते हो और मजा लूट सकते हो। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये रहेगी कि हमारी मेंटालिटी में प्रॉब्लम हो गई। नहीं, आपको समझना होगा। नहीं, सुनो और सुनो, समझ रहे, ढोकला है, सुनना, उसको संभालो, पानी पिलाओ उसको। कुछ भी बोलता है बीच में, खड़े हो जाए 1 मिनट, स्टैंड अप। कल जब तुम बड़े आदमी बनोगे तो तुम्हारी कोई एक जो हेड ऑफिस है इसी किसी पेट में होंगी, उसके ब्रांचेस अगर तुम्हें विश्व में लाना है, बड़ा आदमी बनना है कि नहीं बनना है, तो इसको बिजनेस बनना ही चाहिए। तो बन चुका है ये कुछ और ही है, बन चुका हो, ले बन चुका। चलो ठीक है, आपको इस चैप्टर के बारे में समझ गया? नहीं, जोक्स अपार्ट, ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ, क्या बोलते हैं, मैकडी, डू यू थिंक कि ये चीजें सही है? मतलब दुनिया में मैकडी जैसे लोग ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाते हैं। इसी चैप्टर में कॉन्सेप्ट जिसका नाम है EIS, देखो कौन से पेज पे आ रहा है, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं। 130 EIS, जरा देखो, आई डोंट नो, 140, जी हां, आ जाइए वहां पे। 130, ओके बेबी, रिलैक्स। मैं आपके सामने बुक खोल रहा हूं, अब जरा देखेंगे 141, ये रहा आपके सामने। पता नहीं क्या दे दिया मुझे आपने। इस चैप्टर में वैसे 14 कॉन्सेप्ट्स है, उसका पहला कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूं। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया? बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, उसके नीचे देयर आर 14 कॉन्सेप्ट, कितने, 14 कॉन्सेप्ट्स है। उसके आज 2 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने रहा, जिसका नाम है EIS। क्या बोल रहा हूं मैं? EIS, यही कॉन्सेप्ट है आपके सामने, और पढ़ेंगे ध्यान से। आप सभी जानते हो मेरी बड़े लोगों से पहचान है, आप सभी लोग जानते हो मेरी पहचान जो है वो, मेरी पहचान जो है वो बड़े लोगों से है। आएगा। रतन जी मेरे दोस्त है, ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट की बात करो, मजे नहीं मत करो ज्यादा। रतन टाटा मेरे दोस्त है, और एक दिन मेरे घर पे आए डिनर करने के लिए। आई आस्क्ड हिम, रतन व्हाई यू आर सो टेंस्ड? बोले कुछ नहीं, ऐसे ही। मैंने कहा बोलना है, बस क्या?
बचपन के दोस्त है। किसके बचपन के, तुम्हें क्या करना रे? किसके बचपन के दोस्त है, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट को देखो। मेरे पास आया, आई फाउंड हिम वेरी टेंस। आई आस्क्ड हिम, रतन व्हाट हैपेंड? बोले कुछ नहीं है। मैंने कहा आज तुझे बोलना ही होगा, तुझे क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, आई एम गोइंग टू लॉन्च अ न्यू कार बट आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ कार शुड आई मैन्युफैक्चर। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन से टाइप की कार को मैंने मैन्युफैक्चर करना चाहिए। आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट 20,000 करोड़ रुपीज इन दिस प्रोजेक्ट। अगर मेरी ये कार चलती है तो टाटा मोटर्स बहुत आगे जाएगी, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने कहा कम ऑन बेबी चिल, इतनी सी बात है? हाँ। बोले ये सारे, जब भी कोई कार का डिसीजन लेना होता है मैं आपसे पूछता हूं, अगर कार एक नई मैन्युफैक्चरिंग करना है और जो आपको लगता है उसकी डिमांड सबसे ज्यादा होना चाहिए, टेल मी व्हाट ऑल फैक्टर्स विल यू कंसीडर? आपकी जवाब आपके आना चाहिए कि भाई मुझे कार अभी तक लॉन्च नहीं करा, लॉन्च करने वाला, पर मुझे समझ नहीं आ रहा उसमें क्या होना चाहिए, कौन से फैक्टर मैंने सोचना चाहिए? हाँ जरा जवाब देंगे। अट्रैक्टिवनेस, अच्छा कौन से फैक्टर सोचोगे आप? जैसे आप कॉम्पिटिटर्स के बारे में सोचोगे, प्राइस के बारे में सोचोगे, कॉम्पिटिटर्स की कार में कौन से फीचर्स है, और बताइए भाइयों। आप गवर्नमेंट पॉलिसी सोचोगे, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी सोचना पड़ेगी। आप आजकल कार में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही वो सोचोगे, और जवाब देंगे। हाँ, कस्टमर डिमांड की, आजकल कस्टमर को क्या अच्छा लगता है, कस्टमर का, नीचे से, कस्टमर का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, कस्टमर का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उसके फैमिली में कितने लोग हैं, ये क्यों जानना चाहिए? अगर फैमिली में 4-5 लोग आजकल एवरेज होंगे तो छोटी कार बनाएंगे, और अगर 15-20 है तो कार नहीं बनाएंगे, ट्रक बनाएंगे। कार क्यों बनाएंगे? इसलिए दोस्तों आपको उस घर की पॉपुलेशन भी जानना जरूरी है। आपको लगता नहीं आजकल के लेटेस्ट ट्रेंड पता होना चाहिए? आपको ये नहीं लगता आज को ये भी चेक करना चाहिए कि आने वाले 5 सालों में, 10 साल में पेट्रोल और डीजल के रेट में क्या होगा? मीन ऑल दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू हैव। आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में पता होना चाहिए, गवर्नमेंट का ऑटोमोबाइल की तरफ क्या रुख होगा, मतलब लॉट ऑफ फैक्टर्स यू नीड टू। मुझे बताओ, इतनी सारी जानकारी को जब मैंने रतन टाटा को बोला, रतन टाटा ने क्या जवाब दिया? तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है? आया बड़ी होशियारी करने। व्हाट डू यू थिंक आई डोंट नो ऑल दिस? प्रॉब्लम यह है कि ऐसी इंफॉर्मेशन को मैं कहां से लाऊं, कहां मिलेगी मुझे वो इंफॉर्मेशन? तुमने कहा गवर्नमेंट के बारे में सोचो, मैंने सुन लिया। तुमने कहा कॉम्पिटिटर्स, मैंने सब समझा और मुझे मालूम है, तुम मुझे ज्ञान मत देना। और मैं रतन टाटा हूं। मैंने कहा मैं भी स्वप्निल पाटनी। कहां से मिलेगी? मैंने कहा एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है टैन 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 एग्जीक्यूटिव, कम ऑन एवरीबॉडी, इन्फॉर्मेशन। ऐसा एक सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आपको लगने वाली, टॉप मैनेजमेंट को लगने वाली हर कोई इंफॉर्मेशन, चाहे वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की हो चाहे एक्सटर्नल की हो, आपको लगने वाली हर इंफॉर्मेशन क्लिक पे मिलेगी, वो भी ग्राफिकल फॉर्म में। रतन टाटा बोलता है इतना आईटी मुझे आता है। कम ऑन बेबी चिल। आईटी चाहे तुम्हें इतना आए ना आए, ये दिख रहा है ना कैसे ग्राफिकल डेटा, पूरा डेटा ग्राफिकल में मिलेगा। बोले पूरे एक ब्रांच का, रतन सुन ले, एक ब्रांच का नहीं, तुझे सारे ब्रांचेस का डेटा मिलेगा। क्योंकि रतन टाटा कौन सा मैनेजर है, टॉप लेवल या बॉटम लेवल? तो ही वांट्स द डेटा ऑफ वन ब्रांच और ऑल द ब्रांचेस। कम ऑन एवरीबॉडी, वन डिपार्टमेंट और ऑल द डिपार्टमेंट्स। तो ये ऐसा अनोखा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपको एक डिपार्टमेंट की नहीं, मजे मतलब ढोकलो जवाब दो, ऐसा कह दे रहे, प्रवचन दे रहा हूं क्या? एक डिपार्टमेंट की नहीं, अरे एक ब्रांच की नहीं, और इतना ही नहीं, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन चलेगा। मतलब क्या? जैसे रतन टाटा की कोई भी क्या मत करो, रतन टाटा का कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो टाइटन हो, चाहे टाटा का नमक हो, टाटा मोटर्स हो, या टीसीएस, या स्टार बाजार हो, या तनिष्क हो, कोई भी, ये सब टाटा के बच्चे, इन सारा बिजनेस में जब भी कोई बाई करेगा, जैसे बाई किया, जैसे बच्चा तुम्हारा नाम क्या है? तन्मय ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए टाइटन की वॉच ली, वहां से बिलिंग हुआ, उसकी इंफॉर्मेशन रतन टाटा को मिली।
सर ऐसा, हाँ, बहुत ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जिसके अंदर ऑनलाइन, सर ऑनलाइन का मतलब क्या हुआ? दिस इज नॉट टाइम गैप, उधर ट्रांजैक्शन हुआ, इधर इंफॉर्मेशन मिली। एक डिपार्टमेंट की नहीं, हर डिपार्टमेंट, एक ब्रांच की नहीं, सारे ब्रांचेस कनेक्टेड है। इतना ही नहीं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ही नहीं, मुझे तो गवर्नमेंट पॉलिसी की भी इंफॉर्मेशन यहां से मिलती है। मुझे तो कॉम्पिटिटर, सर कॉम्पिटिटर्स की इंफॉर्मेशन भी। अब देखो भाई, मैं अगर रतन टाटा हूं तो टाटा की इंफॉर्मेशन अगर मिलेगी तो इतना फायदा नहीं, पर मुझे ये भी पता होना चाहिए हुंडई क्या कर रहा है, मुझे ये पता होना चाहिए मारुति क्या कर रहा है। सर उनकी इंफॉर्मेशन भी मिलेंगी। हाँ, सर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के कैसे? सर मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मिली तो हमने सुन लिया, उसमें कुछ बोला नहीं। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की कैसी इंफॉर्मेशन, और दूसरे लोग कैसे देंगे? अरे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको देख के सिर्फ मुझे फायदा होगा, जैसे कि उसकी कार में कौन से फीचर्स है। सर पर ऐसी इंफॉर्मेशन आएंगी कैसे? मारुति देगा क्या? नहीं। ऑल सच इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल ऑन ऑनलाइन, मतलब गूगल पे अवेलेबल है, या बहुत सारी वेबसाइट्स बनी है। अगर ये मेरा सॉफ्टवेयर से लिंक्ड हो जाता है, कनेक्ट होता है, तो आजकल देखते हो आप, अगर आपने टाइम्स ऑफ इंडिया कोई सा एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया, जब भी कुछ आता है यू गेट अ नोटिफिकेशन। तो वैसा होता है, जब भी कुछ भी ऑनलाइन होगा, ईआईएस को नोटिफिकेशन मिलेगा, ईआईएस वो डेटा अपने आप से कैप्चर कर लेगा। मतलब इसके अंदर इंटरनल भी डेटा होता है, एक्सटर्नल भी होता है। इट इज अ डैशबोर्ड। कभी आपने गाड़ी के कॉन्टेक्स्ट में डैशबोर्ड वर्ड सुना है? जितने लोग कार चलाते हैं समझते, बताओ डैशबोर्ड का मतलब क्या होता है? आगे वाला। बेटा ऐसा कोई जवाब देता है? आगे वाला बोनट की बात कर रहा है, डोगले। आगे वाला मतलब क्या है? जो स्टीयरिंग के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, जहां पे स्पीडोमीटर एवरीथिंग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेटा ध्यान देना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ। हाँ, डैशबोर्ड को समझने ज्यादा टाइम लगता है, कम लगता है? ज्यादा कम लगता है। अब मैं ऐसे भी करता हूं ना, तो मुझे डीजल, पेट्रोल या हवा या गाड़ी का स्पीड सब कुछ ओवर, सब समझ गए। अगर ज्यादा टाइम लगने लगा ना, आप नीचे देखोगे फिर ऊपर जाओगे, ज्यादा टाइम लगता है। गाड़ी चलाते समय जो स्पीडोमीटर, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता समझने के लिए। इट्स सो इजी टू अंडरस्टैंड। ज्यादा क्या लगने का, और ज्यादा लगने लगा ना, तो तुम नीचे देखोगे न जाने कितने ऊपर जाओगे। भाई और बहनों, ईआईएस के अंदर भी डैशबोर्ड होता है, जिसके अंदर गाड़ी के जैसे डैशबोर्ड होते हैं, वैसे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिपार्टमेंट्स है, सबकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर वहां पे होते हैं। मतलब सर कोई भी डिपार्टमेंट का कोई भी डेटा पूरा आपको यहां पे ग्राफिकल फॉर्म में दिखेगा। आप एक झलक में पूरे ईआईएस को देख लोगे। आपको डिटेल में जानना है तो आप क्लिक क्लिक करके डिटेल में देख सकते हो, पर एक आपके सामने जो पिक्चर आएगा, उस पिक्चर में आप पूरा टर्नओवर, पूरा प्रॉफिट, पूरा इनकम टैक्स, सब कुछ एक झलक में देख पाओगे। अब मुझे बताओ, टॉप मैनेजमेंट को टेक्स्ट अच्छा लगेगा ग्राफिकल? क्यों भाई, क्यों? सर ग्राफिकल इज ऑलवेज बेटर एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसलिए ईआईएस के अंदर टेक्स्ट कम होता है, बार चार्ट, पाई चार्ट, ऐसी इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है। सर बार चार्ट, पाई चार्ट जो बनते हैं वो एक डिपार्टमेंट के बनते हैं, हर डिपार्टमेंट के। सर एक ब्रांच के बनते हैं, हर ब्रांच के बनते हैं। ऑनलाइन बनते हैं, ऑफलाइन? ऑनलाइन बनते हैं। एक बताओ सर, इजी टू अंडरस्टैंड है डिफिकल्ट? अरे भाई बताओ, इन्हें एक सवाल है, टॉप मैनेजमेंट डू यू थिंक इज हैविंग एक्सपर्टीज नॉलेज अबाउट कंप्यूटर? यस और नो? जवाब इज नो, बिकॉज दे आर हैविंग एक्सपर्टीज नॉलेज अबाउट बिजनेस एंड नॉट अबाउट द टेक्नोलॉजी। इसलिए ऐसे लोग जब अपने लिए सॉफ्टवेयर बनाने की सोचते हैं, वो चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर शुड बी यूजर फ्रेंडली। इसलिए ईआईएस कैसा बना हुआ है? यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव एक्सपर्टीज नॉलेज अबाउट कंप्यूटर। अगर आपको हल्का फुल्का कंप्यूटर आता भी है, स्टिल इजीली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रिपोर्ट्स। समझ में आ रहा है? मतलब जब भी रतन टाटा जैसे लोग बड़े बड़े फैसले लेते हैं और जब उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इंफॉर्मेशन को लाने के लिए भीख नहीं मांगेंगे, दे जस्ट एंटर द आईडी पासवर्ड एंड दे गेट व्हाटएवर दे वांट। और ऐसे सॉफ्टवेयर के नाम है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन। तो ईआईएस के नाम में लिखा है ऐसा जो सॉफ्टवेयर जो इंफॉर्मेशन दे, किसको? बिजनेस को नहीं अम्मा, यहां पे एग्जीक्यूटिव लिखा है, बिजनेस को। अम्मा नहीं बोला बेटा, अम्मा। अम्मा मतलब जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग महिला को अम्मा कहते हैं। इधर में मेरे पास देखिए, आज मेरी आंखों में देखिए, इस चैप्टर के नाम में और इसमें क्या फर्क है? सर इस चैप्टर का नाम बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, और मैं क्या पढ़ा रहा हूं अभी? मतलब ये आपको लगता नहीं एग्जीक्यूटिव इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ बिजनेस?
तो बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम में पापा का नाम है, उसके 14 बच्चे हैं, उसमें से ये एक बच्चा है। ये बच्चा बना है स्पेसिफिकली फॉर किसके लिए? पर अभी तक मैंने आपको जो थ्योरी पढ़ाया, ये होता है वो होता है, अब वो प्रैक्टिकल देखने का समय आ चुका है। सर आप प्रैक्टिकल देखेंगे? मैं आपको ईएएस को प्रैक्टिकल दिखाने जा रहा हूं। चेक इट आउट बेबी। सर हम प्रैक्टिकल देखेंगे? हाँ सर सच्ची? देखो। हाँ आज फर्स्ट डे, बाद में मजे लूंगा। आपके सामने जो स्क्रीन चल रही है उसके अंदर एक नाम है। क्या नाम है? जरा ध्यान से देखिए स्क्रीन के ऊपर। नहीं, उसके भी आसपास जरा देखिए, कुछ तो नाम होगा। ठीक है, अब मैं इस स्क्रीन को आगे बढ़ाता हूं। यह वीडियो है जो आपको ईएएस के दर्शन करवाएगा। जो मैंने कहा वो ईएएस, मैंने कहा ना हर चीज प्रैक्टिकल देखने मिलेगी। तो जब जब टॉप एग्जीक्यूटिव हो जाओगे, आपके 200-400 ब्रांचेस होगी, तो यू विल फील दैट मेरे सब ऑर्गेनाइजेशन को मैं एक जगह पे देख सकूं। अगर ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो दुनिया में एक्सपांशन बंद हो जाएगा। समझ आ रहा है? आप ही सोचो, जो लोग धंधा और बिजनेस करने में दुकान पे बैठते होंगे, उनको क्या प्रॉब्लम आती है। वो लोग शायद से बहुत अच्छे से कनेक्ट होकर समझ में, अरे ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई ना, वहां कसम ठोक देंगे। देखो वाह, ऐसा ग्राफिकल दिखता है, इजी टू अंडरस्टैंड। ये सब थ्योरी या प्रैक्टिकल दिख रहा है? ग्राफिकल दिख रहा है। ग्राफिकल नीचे यहां पे यू विल फाइंड टर्नओवर, प्रॉफिट, सेल्स एंड ऑल दैट, राइट? दीज आर द एग्रीगेट फिगर्स ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सेल, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट। सर ये डैशबोर्ड क्यों कहा जाता? कितना टाइम लगा देखने में? सेकेंड्स। इजी टू अंडरस्टैंड। यही तो सब्जेक्ट का मजा है जिसमें प्रैक्टिकल देखने मिलता है। तेरी नहीं है, तेरी डोंट टॉक अबाउट तेरी, टोटली प्रैक्टिकल। जरा देखो आगे। सर क्या हो रहा है? वो जो सिलेक्ट कर रहा है, उसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो क्लिक करके देख सकता है। सर किसकी? किसी की भी, कोई भी ब्रांच की। हाँ सर वो कुछ भी देख सकता है। हाँ बेटा हाँ। शट अप। क्या है? क्यों हंसे आप? कुछ भी इंफॉर्मेशन बिजनेस की देख सकता है। भाई और बहनों, इसके पहले आपको मंथ वाइज दिख रहा था, पर उसकी इच्छा हुई, अगर उसको मस्ती है तो डिटेल में देख सकता है। ऐसा नहीं कि कैन नॉट सी डेटा इन डिटेल। मैंने ये नहीं कहा, आप हंसो मत, मैं बहुत सीरियस टीचर हूं। मैंने ये नहीं कहा कि डिटेल्ड में नहीं मिलता, समरी में तो मिलता ही है। पर अगर आपको मस्ती है, अरे हो सकता है किसी मंथ को सेल कम हो गया, उसको देखना भाई कैसे कम हो गया यार, क्या रे तू समझता नहीं क्या सेल करता रहे। तो नाउ ही इज चेकिंग डे वाइज। इसका अर्थ क्या हुआ? प्राइमा फेसी डेटा समरी में होगा। आपको खुजली है, मस्ती है, आप उसको डिटेल में देख सकते हो। दैट्स ऑल। आगे देखिए, बुरा मत मानिए, होली है। सर ये फिगर्स देखो कंटिन्यूसली चेंज होते नजर आ रही है। हाँ, अरे ये टर्नओवर तो बार बार चेंज हो रहा है, कैसे? बिकॉज ये ऑनलाइन है। जैसे ब्रांच में सेल होता है, या की फिगर्स अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूं? इसी को तो ईएएस कहते हैं। सर यही कॉन्सेप्ट है। हाँ, अब इस किताब के कोई भी शब्दों को आप ऐसे समझ जाओगे। दिस कॉन्सेप्ट इज ओवर, दिस इज हाउ आई टीच। अब मैं आपको ईएएस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ लिखवाऊंगा। इज्जत से किताबें खोलिए और जितने नहीं आप समझ लो, इस सब्जेक्ट के लिए एक नोटबुक तो लगी। छपरी काम करना मत, इससे उसकी नोटबुक में लिखेंगे मेरे सब्जेक्ट को इज्जत मिलना चाहिए। एक वन सेपरेट नोटबुक शैल बी मेड फॉर दिस सब्जेक्ट। पहली बात, इज्जत में एक नोटबुक चाहिए। और दूसरी बात, मुझे जो किसी ने वो स्टिक नोट्स लाए हैं, प्लीज जरा देना, आपका मैं शुक्रगुजार रहूंगा अगर आप देंगे। बेटा दे दो, वापस दे दूंगा। नहीं लाए बेटा, मार्कर पेन है इधर। इतने पेन क्यों लाते हो? किसके लिए लाते हो इतने सारे? कहां मिलते हैं सारे? देख है आपके? ले बेटा, ले तू, ले सब में दे दे, गरीबों में। अरे इतने पेन है?
हाँ जरा, अरे बेटा क्या दिया रे, थोड़ा बड़ा चिट्ठी दो, दे दो प्लीज थोड़ा। अरे ढोकलो दो ना, क्या दिया है, दे बेटा दे वापस, भगवान भला करे, दे दो बेटा, दे दो बेटा, वापस दूंगा। मेरे जो किताबें हैं, वो जो किताब है ये मैगजीन पेपर है। इस पेपर पे आप डायरेक्टली जब लिखोगे तो उसको ऐसे मार्कर पेन से ही आपको लिखना होगा। अगर आपने गलती से बॉल पेन यूज की तो इसकी इज्जत लूट जाएगी। जैसे आप बुक को मिटाओगे वो स्प्रेड हो जाएगा, वो फैल जाएगा। प्लीज गुस्ताखी मत करना, 2-3 महीनों बाद वो पूरा बुक ही खराब हो जाएगा। तो डोंट एवर यूज अदर पेन, ओके, ओनली यूज, और ऐसे पेन बाजार में मिलते हैं। पर इसमें और भी, मैं आप बताओ, इस क्लास से 2 बातें बाहर जाती है, एक ब्रेन में और एक किताब पे। किस पे विश्वास ज्यादा है? किताब पर, क्योंकि ब्रेन भूलता है, किताब नहीं। इसीलिए जो भी मैं कहूंगा इज्जत से इस क्लास में लिखेंगे। आज से कसम खाएंगे, प्रतिज्ञा करेंगे कि जो भी सर कह रहे हैं मैं इज्जत से लिखूंगा, ताकि मैं क्लास के बाद में जब भी किताब खोलूं तो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आए। वरना अगर मैंने जो लिखा और आपने ढंग से लिखा नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा, जब आप रिवाइज करोगे आपको याद है। बिकॉज जो एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूं वो बुक में नहीं है, वो आईसीए की बुक में नहीं, तो इसलिए मैं आपको वो लिखवाऊंगा। गॉट इट? वो इसी पेन से होगा। पर कभी कभी ज्यादा मैटर होता है तो फिर मैं आपको उस समय ऐसे चिट्ठियों का प्रयोग करने बोलूंगा। बाजार में 3 चिट्ठियां मिलती है, बड़ी, मीडियम और छोटी। ऐसे 3 चिट्ठियों को बाजार में आप खरीद सकते हो। ज्यादा खरीदने पर आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। मैं क्या सेल्स मैनेजर हो क्या ढोक लो? ये चिट्ठी को, हाँ मतलब क्या, ये चिट्ठी को ऐसे निकालकर किताब पर आपको ऐसे चिपकाना होगा और लिखना होगा। ये बुक की जो पेजेस है उसके ऊपर ठीक से चिपक जाती है। और अब क्या होता है, 2 तरीके से हम लोग लिखते हैं। सर आप बोलेंगे क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, आपको समझ नहीं रहा, डोंट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। क्योंकि क्लास जब खत्म हो जाएगी और जब रिवाइज करने बैठोगे तो आपको यही समझेगा नहीं मैं रिवाइज कहां से करूं। अब 2 तरीके, बता बुक एक बहुत हो रहा है। अब देखो 2 तरीके से लोग क्लास की बातें लिखते हैं, मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है। एक बच्चा होता है जो अलग से नोटबुक बना के लिखता है ना, और एक बच्चा होता है जो जहां पे लिखा है वहीं पे चिट्ठी चिपका देगा। तो मैं चाहता हूं सेकंड ऑप्शन अच्छा है। अगर मान लो ईआईएस है तो ये चिट्ठी फाड़ दो यहां से और उसको ईआईएस के बाजू में लगा दो। कल्चर के 2-2 किताबें हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कलर पेज खोलो और ये नोटबुक खोलो, तो हमेशा आपको टैली करना पड़ेगा इसके वाला मैंने नोटबुक को कहां लिखा है। इसलिए ऐसे वैसा मत करो। आप क्या करो, ये चिट्ठियां लो और ईआईएस है ना, ईआईएस के ऊपर ठोक दो ऐसे, और उसकी बातें वहीं पे लिख दो। तो जब फ्यूचर में ईआईएस पढ़ोगे तो उसका डेटा वहीं पे मिल जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, मेरा काम है बोलने का। ऐसी मैं कभी नहीं चाहता हूं कि आपने नोटबुक पे सब लिखना। हाँ, जिस दिन मैं नोटबुक कहूंगा तब नोटबुक पे लिखिए। जब फ्लो चार्ट आएगा तब आपको नोटबुक लगी। पर मोस्टली जो सारी चीजें हैं ये ऐसे स्टिक नोट्स के यूज करके हम लोग वहीं की चीजें वहीं पे लिखेंगे। अंडरस्टूड बेबी? प्लीज राइट डाउन, राइट डाउन एवरीबॉडी। अभी आज ये स्टिक नोट्स नहीं, कोई बात नहीं, आपको नोटबुक पे लिखना होगा। प्लीज गिव द हेडिंग एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। कम ऑन एवरीबॉडी नाउ, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन। इतना चीखते क्यों हो सर? चीखने दो वरना सब सो जाएंगे। ये थ्योरी सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल में बनाने के लिए और आपको जगाने के लिए मुझे चीखना पड़ेगा, वरना मैं ऐसे टोन में बोलूंगा ऐसे जैसे बोल रहा हूं तो आप 1 घंटे बाद बोलोगे कितना बोर हो रहा है। मुझे चीखने दो। जो लोग को थोड़ी बहुत नींद आती है वो भी उड़ जाते। ये आपने लिखा है, आप बताओ, एक एक लाइन में पूछूंगा, आप जवाब देना। इट इज डेवलप्ड फॉर किसके लिए? टॉप लेवल और बॉटम लेवल के लिए लिखो। इट इज डेवलप्ड फॉर, कम ऑन एवरीबॉडी राइट डाउन, इट इज डेवलप्ड फॉर, इट इज डेवलप्ड फॉर किसके लिए? एग्जीक्यूटिव्स, ब्रैकेट में टॉप मैनेजमेंट, मतलब मुकेश जी, अनिल जी, रतन जी, नारायण जी, स्वप्निल जी। ये ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट है, उनके लिए बना हुआ सॉफ्टवेयर। दूसरी बात, इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन। It provides the facility of online analysis. It provides the facility of, come on everybody! अरे बोलो यार, उत्साह बनाइए, जिंदगी इतनी भी खराब नहीं है। हाँ, it provides, come on everybody! ऑनलाइन फैसिलिटी। क्या हौला है, कह रहे क्या बोलते रहे बेटा? उत्साह। It provides the facility of, come on, online analysis. तीसरी बात, it provides data in which form, summary or detailed?
ए समरी बोल के चुप नहीं बैठना। अलॉन्ग विद द फैसिलिटी ऑफ ड्रिल डाउन। ड्रिल डाउन का मतलब समझते हैं आप? अंदर, ड्रिल मतलब अंदर जाना। मतलब आप पहले समरी में भी देख सकते हो और ड्रिल करके अंदर लिखो। इट प्रोवाइड्स डेटा इन व्हाट? समराइज्ड फॉर्म। इट प्रोवाइड्स डेटा इन समराइज्ड फॉर्म। हे along with बोलो बोलो बच्चों, along with the facility of drill down। drill मतलब DRILL, drill down मतलब डाउन। इनको संभालो बेटा। चौथा पॉइंट, एक सवाल मैं पूछूं, इसका डेटा टेक्स्ट फॉर्म में होगा या ग्राफिकल पिक्टोरियल फॉर्म में होगा? ग्राफिकल पिक्टोरियल में, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू राइट नाउ। द डेटा इज शोन इन, डेटा इज प्रेजेंटेड इन, कम ऑन एवरीबॉडी। क्या बेटा, क्या अटेंशन है आपका, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। डेटा इज प्रेजेंटेड इन ग्राफिकल एंड पिक्टोरियल फॉर्म। ये लाइवली क्लास है, बहुत मजा आएगा मुझे आपको पढ़ा के। आप मरे हुए लोग नहीं हो, जिंदा दिल हो, बिल्कुल एनर्जी है इस क्लास में। और कम ऑन एवरीबॉडी, ऐसा तो बाहुबली वाला जंग छिड़ गया अब। एक बात मैं पूछूं आपसे, इट प्रोवाइड्स इंटरनल डेटा और एक्सटर्नल ऑल्सो? प्लीज राइट डाउन। इट प्रोवाइड्स, कम ऑन, इट प्रोवाइड्स इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। इट प्रोवाइड्स इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। अच्छा, इजी टू अंडरस्टैंड या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? क्यों 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 इजी? नहीं, मैं आपसे पूछता हूं, व्हाई इट हैज टू बी यूजर फ्रेंडली? सर ये सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाया है? टॉप लेवल, बेचारे को कंप्यूटर आता है, वो धंधे का एक्सपर्ट जरूर है पर कंप्यूटर का, इसलिए कैसा होना, लिखो इट शुड बी, कम ऑन एवरीबॉडी, ये शुड बी व्हाट, कम ऑन, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, मतलब वो इजी टू यूज होना चाहिए। अच्छी बात है। ये बताओ, ये अपडेटेड होता है या आउटडेटेड? क्यों क्यों क्यों? सर जैसा ब्रांच में कुछ हुआ ना तो लगेज डेटा इधर आता है, लगेज रिपोर्ट्स अपडेट होते हैं, मतलब टॉप मैनेजमेंट को हमेशा लेटेस्ट, ताजा ताजा, गरम गरम। हाँ प्लीज राइट नाउ। इट प्रोवाइड्स अपडेटेड इंफॉर्मेशन। इट प्रोवाइड्स, कम ऑन, अपडेटेड इंफॉर्मेशन। अपडेटेड इंफॉर्मेशन हो गया। सर लिखना खत्म हो गया? सर आप क्या करेंगे? हवन करेंगे। कौन बोला हवन करेंगे? हवन करने की बात कर रहा है। भाई और बहनों, अगले 2 मिनट में कॉन्सेप्ट खत्म होगा। स्क्रीन पे देखते हैं आईसीआई ने क्या बोला। आपके पास भी बुक होगा, देखिए आईसीआई ने क्या बोला। अब वो मैं आपके सामने एक एक लाइन पढ़ के दिखाऊंगा ताकि यह आपको समझ में आएगा जो इतने देर से हम लोग पढ़ रहे थे वो आईसीआई के बुक में भी लिखा हुआ है। चेक करिए एक बार, चेक करो। Read it out. Come on, read the first line. Come on, everybody now. Come on. The first line. Come on, everybody. And EIS is the nature of information system used by. Underline the word executive. The most important thing is what? Executive. वो किसके लिए बना है भाई? Executive. To access and administer the data they entail to make. क्या लिखा है? Informed. क्या लिखा है? मतलब ताकि उनके डिसीजन हवा में नहीं होंगे, वो जो डिसीजन लेने के पहले क्या देखेंगे? इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? यस। तो उनके डिसीजन कैसे हो जाएंगे? इन्फॉर्म्ड हो जाएंगे। इन द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम द EIS इज एट द व्हाट? पिनाकल। पिनाकल समझता है? सबसे ऊपर है, नीचे? एंड इज डिजाइन टू रिनोवेट ऑल सिग्निफिकेंट डेटा इनटू aggregated, underline the word, tell me why it is aggregated. बोल बेटा aggregated क्यों है? Because इसमें एक ब्रांच का मिलता है या all the branches का, इसलिए नाम होता है aggregated। समझ आ रहा है? ओहो, क्या कंसंट्रेशन बना, क्या माहौल बना क्लास का आपने। इंफॉर्मेशन दैट मेक्स सेंस एंड ब्रिंग्स वैल्यू टू बाय व्हाट, कम ऑन, टू द बाय एंड व्हाट, लार्ज बिजनेस। व्हाई लार्ज बिजनेस? एसपी क्लासेस के पास आज भी EIS नहीं है। क्यों? पैसा लगता है भाई, गरीब आदमी हूं। गरीबों के पास ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं होते।
ऐसे एक्चुअली दिस सॉफ्टवेयर आर मेड फॉर वेरी हाई लेवल, मतलब अनिल मुकेश जो है ना कैटेगरी, रतन जी वो कैटेगरी, विजय उनके पास में। दूसरी बात, कम ऑन एवरीबॉडी चेक इट आउट बेबी, as per the business dictionary, EIS is not a piece of hardware or software but an infrastructure that supplies, क्या supply, come on to firms, to the firms executive the up to the minute। मतलब ये एग्जाम्पल, मतलब क्या हो, ये हिंदी में मतलब होता है ये ऐसा सॉफ्टवेयर जो टॉप मैनेजमेंट को अप टू डेट इंफॉर्मेशन देता है, और आपने देखा ही है। तीसरा पॉइंट, द टिपिकल इंफॉर्मेशन मिक्स प्रेजेंटेड टू द एग्जीक्यूटिव में इंक्लूड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब इसमें फाइनेंस की भी इंफॉर्मेशन होगी, वर्किंग प्रोसेस भी होगी, इन्वेंट्री भी होगी, सेल्स, आपको पता नहीं बातें बता, मैं सारे डिपार्टमेंट के नाम लिखा, मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, ऑल दैट, सारे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन क्यों होना चाहिए सर? दिस सॉफ्टवेयर मेंट फॉर किसके लिए? टॉप मैनेजर इज द मैनेजर ऑफ वन डे, उसको फाइनेंस की इंफॉर्मेशन लगेगी, मार्केट की है, बजट की, सेल की, सबकी, इसमें सबका नाम लिख के दे दिया आपके सामने। इट में इवन सजेस्ट दैट what needs to be done but differs from decision support system। अभी ये पॉइंट जो है ना, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा जब वो डीएसएस में पढ़ाऊंगा, अभी डीएसएस पढ़ा है नहीं जिसलिए पढ़ा नहीं सकता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज क्लियर दैट EIS एंड स्पेशल सॉफ्टवेयर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव वर्कस्टेशन एंड फैसिलिटेट्स एक्सटर्नल डेटाबेस एंड इंटरनल ऑपरेशन, फैसिलिटेट एक्सटर्नल डेटाबेस एज वेल एज व्हाट, बोलो मतलब क्या, इट हैज द डेटा ऑफ इंटरनल एज वेल एज व्हाट। पर एक्सटर्नल का मतलब एक्सटर्नल की खुफिया जानकारी नहीं। आप बोलेंगे मारुति का सब अंदर की, नहीं नहीं ऐसा नहीं, मारुति की सिर्फ वो बातें जो कॉन्फिडेंशियल नहीं, जो आसानी से नेट पर मिल जाती है, समझ गया? इट कंटेन्स व्हाट, इंटरनल एज वेल। कम ऑन एवरीबॉडी, अगला पॉइंट ये रहा आपके सामने, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ऑल्टरनेटिव नेट ऑफ EIS का नाम एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, बिकॉज वो एग्जीक्यूटिव को सपोर्ट करता है, अंडरलाइन द वर्ड सपोर्ट, इसको सपोर्ट भी कहा जाता है। EIS is able to link data from various sources, both internal and external, to provide the, क्या बोल रहे हैं? EIS is able to link data from various sources। किसको हिंदी समझता है क्या? इसका हिंदी में मतलब बताओ। लिंक फ्रॉम वेरियस सोर्सेज का मतलब क्या है? मतलब इसके अंदर जो डेटा आता है ना, वो बहुत सारी ब्रांचेस से, बहुत सारे डिपार्टमेंट से, इंटरनेट से, सब जगह से लाके वो ऐसे रिपोर्ट्स बनाता है। सही बोल रहा है ना? मतलब उसका सोर्स एक नहीं है, मल्टीपल है, सारे ब्रांच, सारे इंटरनेट की वेबसाइट्स है, वहां से डेटा आता है। दिस सिस्टम्स आर डिजाइन फॉर, क्या बोल रहा है, घड़ी घड़ी वही बोलता है, टॉप मैनेजमेंट के लिए बना है, इजी टू यूज है, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन कंडेंस्ड, कंडेंस्ड व्यू समझता है मतलब कॉम्पैक्ट, मतलब कि समराइज व्यू में, आपको समझ गया होगा। अब बताओ ये थ्योरी समझने में डिफिकल्टी आई क्या? क्यों नहीं आई भाई? प्रैक्टिकल देख लिया ना अब। तो इस तरह से सारे कॉन्सेप्ट आप बोलेंगे। अब आपको EIS कोई भी पूछेगा क्लास की बाहर भी, तो आप उसको लेंगे, रुक के जवाब नहीं देंगे। जब जैसे जिस मोमेंट पे आपको वीडियो याद आ जाएगा तो बोलेंगे ये तो सब मुझे पता है। और यही चाहते हैं हम लोग, एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर इस तरह से पकड़ बनाएंगे कि वो प्रैक्टिकल दिमाग में आ गया तो थ्योरी अंदर से बाहर निकलेगा। अब दूसरा आज का कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक 15 मिनट में एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा मेरा। बोलो है क्या, तैयार हो आप? आर यू देयर एवरीवन? क्या यार आप, मतलब मैं तो एक्साइटेड हूं, मैं तो ऐसा लग रहा है मैं कितना पढ़ा हूं आपको, क्या एनर्जी है आप लोगों में। और आप सवेरे से क्लास कर रहे हो क्या? पहली क्लास है कि सवेरे से क्लास कर रहे हो? मतलब ये जो एनर्जी 1 बजे जब बहुत भूख भी लगी है, सोचिए कितना, मतलब ये सच अमेजिंग। एक बार जोरदार ताली आप सभी के लिए, क्या बात है, ऑसम है, सुपर फैंटास्टिक। क्या हो गया? अभी जाना था, क्या कर रहे हो मामा? क्या चाहते हो आप? ये ठीक करना है, अभी जाना तो यार। नहीं 15 मिनट बचे, आप संभालो मुझे, ठीक है। इसके अंदर एक कंपोनेंट्स है कि मैं बाद में पढ़ाऊंगा, और अभी मैं टीपीएस पढ़। टीपीएस का ये क्या लिखा हुआ, क्या नाम है इसका? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ट्रांजैक्शन। क्या आपको लगता, क्या आपको लगता है हर कोई बिजनेस में दिन ब दिन कुछ ना कुछ तो ट्रांजैक्शन चलता ही है? जैसे अगर आप बिग बाजार में गए, आपने कुछ गुड्स खरीदे, बेटा क्या नाम बोला अपना? तन्मय बिग बाजार के आंटी के पास गया और बोला, आंटी आंटी झंडू बाम दो। आंटी को इन्होंने बोला झंडू बाम दो, लक्स दो, हमाम दो। आंटी ने सारी चीजें दी और बारकोड के सामने रख के इसका बिलिंग कर रहा है।
अगर यही इंसान अगर आसपास की छोटी किराना शॉप पे जाता, जहां पे आजकल पूना में राजस्थानी लोगों की शॉप होती है, अगर वहां जाता तो आपने इस तरह का पेन देखा होगा। ऐसा रख के वो लोग ऐसा लिखते और टोटल करते। बताना बिग बाजार में और इनमें क्या फर्क है? ट्रांजैक्शन तो इधर भी हो रहा है, ट्रांजैक्शन तो उधर भी हो रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस? कम ऑन एवरीबॉडी नाउ। सर इधर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं हुआ, यहां पे मैनुअल सिस्टम से काम हो रहा है इस किराना दुकान पे। पर अगर मैं बिग बाजार जाऊं, मैं पुणे सेंट्रल शॉप पर स्टॉप जाऊंगा, तो यहां पे बिलिंग करने के लिए कम ऑन एवरीबॉडी नाउ, आजकल इंसानों की जरूरत नहीं है, वहां पे बारकोड सिस्टम होता है। सर वो जो कर रही है, झंडूबाम दे रही है इस तन्मय को, क्या वो एक ट्रांजैक्शन है? क्या किसी को माल बेचना? इस क्लास में शायद से शब्दों का प्रयोग मुझे ठीक से करना होगा, तुरंत डबल मीनिंग चालू हो जाती है। किसी भी ग्राहक को कुछ भी गुड्स देना है, अब ठीक होगा शायद से, तो बारकोड सिस्टम का नहीं रुकिए बेटा, बारकोड सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पहले बिल हाथ से बनाए जाते थे, अब कंप्यूटर से बनते हैं। इसलिए ऐसे ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने वाला जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है, उसका नाम भी क्या होगा? कम ऑन एवरीबॉडी, ट्रांजैक्शन। इस विश्व में कोई भी जगह पे ट्रांजैक्शन होता होगा और वो रिकॉर्ड करने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता होगा, उसका नाम हो जाता है ट्रांजैक्शन, प्रोसेसिंग। सर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई आप ट्रांजैक्शन होता है? हां, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप जैसे छात्र जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन लेते हैं, तो मेरे लिए वो एक ट्रांजैक्शन है। सर मतलब हम एडमिशन ले रहे हैं तो एक ट्रांजैक्शन है? ऑब्वियसली मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शन है। क्या आपको लगता है मैंने आपको जो जो एडमिशन दिए हैं, क्या मैंने उसको रिकॉर्ड करना चाहिए बच्चों? क्यों? क्यों? चिल्लाओ मत। सर आप चिल्ला, मैं नहीं, मैं पूछ रहा। बताओ मैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करूंगा, आपकी क्या जबरदस्ती है? मत करो मतलब ये जवाब दोगे आप? बदतमीज बालिके, वो जी सर मत करो आपके ऑर्गेनाइजेशन में। आपसे सवाल पूछूंगा, क्या जो ट्रांजैक्शन मैंने एडमिशन जो दिया है, क्या उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है? क्या होगा यदि मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करता? व्हाट विल हैपन? कम ऑन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? ठीक है, आई डोंट वांट टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, व्हाई यू आर फोर्सिंग मी टू रिकॉर्ड? क्यों? एविडेंस। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कि सर आपको कैसे समझेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस कैसे है। कल्चर के मुझे सर्विस टैक्स भरना है और मुझे यही पता नहीं मैंने कितना स्टूडेंट का फीस लिया है, तो हाउ वुड आई नो हाउ मच सर्विस टैक्स टू बी पेड टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, राइट? अगर मुझे इनकम टैक्स देना है, आई शुड हैव रिकॉर्ड, राइट? अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू मेक एनी डिसीजन। इसलिए जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं मित्रों, और सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना बेहद जरूरी है। और ऐसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा हूं, उसका नाम हो जाएगा ट्रांजैक्शन। सर मतलब आप भी कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ 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 हाँ। ये ओ माय गॉड, आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है, टैन टैन टैन, यहां पे भारत का छात्र जाकर अपने एडमिशन लेता है। अगर मान लीजिए इस बच्चे को एडमिशन लेना है, तो यहां पे जाएगा। ये ऑनलाइन सिस्टम है। मैं जितना टेक्नोलॉजी की बात करता हूं, वो सारी टेक्नोलॉजी में यूज करता हूं। और आप वो सौभाग्य लोग हो कि आपको ये ऑनलाइन देखने मिल रहा, वरना ये थेरी रह जाती। जरा सोचिए, अगर आप सीए फाइनल या आईपीसीसी किसी का एडमिशन ले रहे हो, फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग एडमिशन फॉर आईपीसीसी, ओके, राइट? You are taking admission for any city, right, of India. These are the various cities of India. Right now, I want to take the admission for what? Dubai. Oh my God! You want to go to Dubai? चलो पंजाब की बात करेंगे, और उसमें ए उड़ता पंजाब, पागल हो गए भाइयों बहनों,
ये आपके सामने कौन सा शहर है भाई? चंडीगढ़ है सर। मतलब भारत के जितने 22 स्टेट्स में मेरी क्लास चलती है, कोई भी इंसान एडमिशन लेगा, खबरदार अगर मेरे फ्रेंचाइजी को पैसे देगा। सर मतलब फ्रेंचाइजी कैश में ट्रांजैक्शन करना नहीं, फोड़ दूंगा। सर मतलब होता क्या है, आज का स्टूडेंट को वहां पे क्लास में जाकर एडमिशन लेने की आप भी जरूरत नहीं है। इवन यू कैन टेक एडमिशन ऑनलाइन, यू डोंट हैव टू कम टू माय ऑफिस, राइट? सर आप यहां से घर से कितना मजा यू आ रहा है, ओह माय गॉड। डांस से देखिए नंबर ऑफ बैचेस आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। सर ये मतलब जो भी स्टूडेंट किसी भी बैच में एडमिशन लेना चाहता है, वो आईटीएसएम कॉम्बो हो, आईटीएसएम कॉम्बो जो लिखा है, आईपीसीसी ऑडिट हो, एडवांस अकाउंट्स हो, जो भी उसको एडमिशन लेना है वो यहां से ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल आईटीएसएम कॉम्बो डांस देखिए, और यहां पे इसका बैच का तारीख क्या है भाई? इसकी बैच चल रही है 20 मार्च। ये बैच तो हो चुकी है, मैं दूसरी बैच में लूंगा। अब जवाब देना होगा, ये क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? आईसीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। इतना मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग वाला सॉफ्टवेयर जो है, टेकिंग ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट, राइट? और जैसे मैं ओके करता हूं, पेमेंट करता हूं, दिस ट्रांजैक्शन विल बिकम सक्सेसफुल। सर आप क्या पढ़ा रहे थे? टीपीएस। अब ये क्या पढ़ा? ये भी लाइव टीपीएस चल रहा है आपके सामने, क्योंकि एडमिशन मेरे लिए एक ट्रांजैक्शन है। आप जैसे छात्र जो यहां पे आके एडमिशन लेंगे, तो इस सॉफ्टवेयर का नाम हो जाएगा ट्रांजैक्शन। सर अगर यहां पे हम लोग कुछ डेटा देंगे, आई एग्री पे नाउ, तो वो भी इसके बाद में आपको पता, वो पे नाउ मतलब डेबिट कार्ड एंड ऑल दैट, वो ऑप्शन पूछेगा, वो एंटर करेंगे और ट्रांजैक्शन हो जाएगा। है रिसीट भी मिलेगी। रिसीट मिले मतलब क्या, रिसीट पे कुछ प्रॉब्लम है? ऑब्वियसली रिसीट मिलेंगे मुन्ना। चलो मैं आपको बातों में कुछ और पढ़ा देता हूं। सर सुनो ना, ओ सर, ये जो डेटा है, ये एडमिशन जब लोग लेंगे तो फिर उनका एडमिशन आपको दिखेगा। ऑब्वियसली मैं यहां बैठ के सारे रिपोर्ट्स देखता। भारत भर में जितनी भी जगह पे जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, देखो पहले जब मैंने फ्रेंचाइजीज चालू की थी 2014 में, तब मैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करता था। सर क्या होता था, पहले लोग जाके वहां पे एडमिशन लेते थे, वो मेरे बैंक में डिपॉजिट करते थे। मैंने सोचा ये सब नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू मेक देम इंटीग्रेटेड, सब एक ही जगह पे चाहिए। तो आई इंट्रोड्यूस्ड टीपीएस, और उसके समय ट्रांजैक्शन, सर मेरे इंसानों की जरूरत नहीं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर एडमिशन वाला नहीं भी बैठा, मैं बोलूंगा जा भाई तू घर से ले ले, तो स्टूडेंट्स आर हैप्पी टू टेक एडमिशन एट होम ओनली। आजकल जैसे अब सर, चलो मैं एक सवाल पूछूंगा, सही विजेता को बहुत बड़ा प्राइज मिलेगा। आईफोन 6 कौन बोला? तू मुझे बर्बाद होते देखना चाहता है? गरीब आदमी से मुझे वो चाहिए, पेटीएम खोल रहा हूं मैं। दिस इज माई पेटीएम, ओके। एंड इसके बाद में आपको मिलेगा मोबाइल रिचार्ज। मेरा सही जवाब देने पर 500 का रिचार्ज आपका हो जाएगा। सही? सर ये क्यों कर रहे हो? मैं ट्रांजैक्शन कर लूंगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा मैंने क्यों किया। ओके बेबी, या बेबी, मेरे सवाल का जवाब देना। सवाल है, जो सही जवाब देंगे, वर्चुअल वाला आपसे महसूस करो। आपसे मेरा सवाल है मित्र, ईएस के ऊपर कोई भी 3 लाइन बोलकर बताओ। जो पहले हाथ ऊपर करेगा सवाल उसको पूछेगा। चिंटी आप खड़े हो जाइए। इट इज फॉर एग्जीक्यूटिव, 1 पॉइंट जालेला है। दूसरा पॉइंट, इट प्रोवाइड्स अप टू डेट। क्या बहुत आगे जा रही हो आप, वैसे आगे हो। तीसरी बात, इट इज ऑनलाइन। एक बार तालियां ठोको इनके लिए, क्या बात है। और ये रिचार्ज आपका होने जा रहा है। क्या नाम है मोहतरमा आपका? प्राची चौड़िया जी। कहां से आए हो आप? पुणे से। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। एक बार तालियां प्राची को। प्राची आपका मोबाइल नंबर प्रीपेड होगा तो जरूर प्लीज शेयर करिएगा। ए नंबर बोला सर, नंबर बोला बेटा। 9822
857 राइट? क्या बोल रही है जान? 9822। हाँ हाँ, लाउडली बोलो बेटा। अब तो 6 डिजिट लो न जाने क्या 9 डिजिट का नंबर बोल रही है। अच्छा बेटा बोलो, मुझसे ही मुझे सुनाई नहीं दे रहा आजकल। ए देना नहीं। ए चुप करो बच्चों। यहां पे वो पूछ रहा है करंट ऑपरेटर कौन सा है वो? आइडिया। और ये अमाउंट भी पूछ रहा है। हाँ वही कर रहा हूं। ये यहां पे नेटवर्क आ रहा है। यहां पे पूछ रहा है करंट ऑपरेटर 500, मैं लिख रहा हूं आइडिया और अमाउंट लिख रहा हूं 500 रुपीज। सब लूटने को बैठे मुझे, बोले मोहब्बत में 1000 कर दो। और मैंने ये पेमेंट कर दिया है। प्रोसीड टू पेमेंट 500। सर आपने डेबिट कार्ड का इंफॉर्मेशन, मेरा पेटीएम का वॉलेट है, आई हैव यूज्ड वॉलेट एंड आई मेड द पेमेंट। अब इनको रिचार्ज मिलेगा। मुझे आपको क्या क्या? अरे मिलेगा ना, तुम लोग शांति है क्या नहीं? और तुम भी ऐसी शक भरी निगाहों से क्यों देख रही हो मेरे पास? इनका ठीक है, नाबालिग है, तुम तो कम से कम। आप बताइए। नहीं एक बात बताओ, अब मेरा सवाल आप चालू हो रहा है, ये पेटीएम का एग्जांपल मैंने क्यों दिया? सर जो आपने रिचार्ज करवाया ना पेटीएम से, वो पेटीएम के लिए एक, और ये ट्रांजैक्शन किसी इंसान है क्या? ये तो इस सॉफ्टवेयर ने कर दिया, इसलिए इसका नाम होता है ट्रांजैक्शन। मतलब दुनिया में कोई भी जगह हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो आपकी किराना शॉप हो या फिर फिनिक्स की कोई भी शॉप हो, जहां पे ट्रांजैक्शन करने के लिए अगर कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा होगा, तो उस हर तमाम बिलिंग सॉफ्टवेयर का नाम बोलो जल्दी यारो, ट्रांजैक्शन। आज का दूसरा सवाल सही जवाब देने पर बाहुबली 3 के 3 टिकट्स आपको मिलेंगे। 3 रिलीज हो रहा है, कमाल करते हो। जो भी आएगा उसके 3, अरे बोल रहा हूं 3 टिकट्स आपको मिलेंगे अभी खड़े खड़े। जवाब देना, जवाब देंगे। एटीएम क्या ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है क्या? हाँ ना? हाँ तो पूरे इंडिया को मालूम है। प्रूव करो कैसे। क्या एटीएम ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने में मदद करता है क्या? एनीबडी इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। सर नहीं मुझे मालूम है ट्रांजैक्शन होता है, एटीएम में जाता है तो ट्रांजैक्शन होता ही है। बेटा आप खड़े हो जाइए। ट्रांजैक्शन, आप एटीएम से कभी पैसे निकाले हो? कौन था वहां? कौन था मतलब? मैं अकेला गया था कभी? आप गए, कार्ड इंसर्ट किया, क्या हुआ उसके बाद? वो सब हुआ, पैसे मिले क्या? मिले। कितने पैसे निकाले पिछली बार? 500। कहां गए थे? बताइए। 1 मिनट वो 500 रुपए निकाले। आप जो कह रहे हो, क्या वो 500 रुपए एक ट्रांजैक्शन है? कोई आंटी बेटी थी आपके नाम पे डेबिट करने के लिए? सच्ची बोलो, सच्ची बोलो, आंटी थी क्या नहीं वहां पर? अंकल? नहीं दूसरा सवाल तो सुन लीजिए। आपके नाम पे डेबिट हुआ क्या? कब आपको महसूस हुआ है? विदिन ए सेकंड महसूस हो गया आपको? वाह, पैसे आ गया ना आपको। और मैसेज किसने किया और आपके नाम पे ट्रांजैक्शन को डेबिट किसने किया? ये एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है एटीएम, और एटीएम का ये सॉफ्टवेयर आपके नाम पे एक जमाने में जो काम आंटी कर रही थे मित्रों, वो अब कौन कर रहा है? ए अंकल, अंकल नहीं डोगले, पहले आंटी कर रही थी, अब अंकल कर रहे। तुम यही हो, बर्बाद हो, बकवास बोलता है। बताओ बच्चों कौन कर रहा है ये काम? एटीएम। मतलब एटीएम ने विड्रॉ का ट्रांजैक्शन किया, मतलब एटीएम बन गया ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने वाला एक सॉफ्टवेयर, तो नाम हो गया ट्रांजैक्शन। चलो एक बात पूछ लेता हूं मैं। नहीं मेरे सवाल का बेटा, थैंक यू वेरी मच। आप
विश्वास कर, दे रहा हूं। अगर मैं तुम लोग आग लगाओ, और वो बोल रहा है बुक कर पहले। बेटा महिले, यहां पे देखना, ये बुक माई शो आपके सामने है। अगर मैं बुक माई शो की बात करूंगा तो क्या ये भी ट्रांजैक्शन प्रोसेस है? क्या टिकट्स परचेस करना क्या एक ट्रांजैक्शन है? तो यहां पे कोई आदमी बैठा है, ये बुक माई शो का एक सॉफ्टवेयर जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। सोचिए आपने एक मूवी टिकट बुक करी और वो टिकट बुक ही नहीं हुई। आपका मूवी टिकट बुक ही नहीं हुआ, पैसे डेबिट हो गए। सोचिए बुकिंग हुई, 3 लोगों को वही सीट मिल गया। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का सही चलना बहुत अनिवार्य है ऐसे केसेस में तो स्पेशली, वरना एक सीट अगर 3-3, 4-4 लोगों को बैठ गया तो दंगल, चौथा दंगल वही होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा टीपीएस का सही परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। एक सवाल है, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से जब वेन्यू यू परचेस, तो एक ट्रांजैक्शन जैसे आप मेरे सॉफ्टवेयर से परचेस किए, तो वहां पे भी जाके जब परचेस करो तो उनके पास भी इंसान नहीं रखा होता है वहां पे। वेदर परचेस एनीथिंग फ्रॉम जबोंग और फ्लिपकार्ट, क्या वहां पे भी टीपीएस होता है? तो मतलब दुनिया में जितनी भी जगह पे हम लोग कुछ बाई सेल कर रहे हैं और वो सॉफ्टवेयर कर रहा होगा, तो समझ जाना वहां पे टीपीएस का कॉन्सेप्ट यूज है, वाइडली यूज्ड कॉन्सेप्ट टीपीएस। पर आज का मेरा आखिरी सवाल आपके सामने है, ये जवाब दोगे ना, आज यहां से बहुत कुछ जीत कर जाओगे इस शो से। ये शो आपके लिए बहुत आज अच्छा हो सकता है। मैं आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। आपको मैं 1000 का रिचार्ज दूंगा या गिफ्ट वाउचर दूंगा, पर यह जवाब देने पर जिसने भी हाथ ऊपर किया उसको सवाल पूछने का मौका मिलेगा। सभी की निगाह मेरे पास, धक धक। सच्ची में पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे आप ठोक रहे हो? आपकी कसम पक्के दूंगा, मेरी कसम दूंगा भाई, धंधे के साथ में कुछ गलत काम नहीं करता, मेरा धंधा है ये। आप बताओ, नहीं जवाब देना होगा। टीपीएस और ईआईएस में क्या कनेक्शन है? कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? क्या ये कॉन्सेप्ट का आपस में कोई संबंध है? कौन जवाब देगा? जल्द, 1 मिनट हाथ ऊपर करिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन किसके ऊपर निर्भर है? क्या दोनों का कोई आपसी संबंध है? बेटा आप खड़े हो जाएंगे सबसे आखिरी में। अरे बेटा उसने हाथ ऊपर किया, आपको कैसे मालूम आपने किया? बेटा तुम आगे जाओगे। 1 मिनट बेटा, अपने आपको संभालिए, थोड़ा बहुत आपको भी देंगे। लाउडली बोलिए, जनता सुनना चाहती। बिल्कुल सही जवाब, एक बार तालियां ठोको इसके लिए। क्या बोल रहा है? पर आपके 1000 अभी पक्के नहीं हुए। आपने पहली लाइन बोली कि ईआईएस टीपीएस के ऊपर डिपेंड है। एक बार मैं ईआईएस को दोहराता हूं, वो ग्राफिकल रिपोर्ट्स देता है, ग्राफिकल दिखता है। बता कैसे, व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ टीपीएस? क्या बोल रहा है ये बच्चा? हीरा है, हीरा मेरा बच्चा। बेटा आप बहुत आगे जाओगे जिंदगी में। क्या नाम है आपका? शिखर पे पहुंचोगे। ये शिखर कह रहा है कि अगर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में अगर ट्रांजैक्शन ही डाले नहीं होते, जल्दी बताओ तो। नहीं आपने वो ईआईएस की रिपोर्ट में देखा ना, सेल दिखा, मंथली सेल, डे वाइज सेल। अरे वो सेल कहां से दिखेंगी जब तक रतन टाटा के शोरूम में अगर सेल्स का टीपीएस पे एंट्री नहीं हुआ? मतलब तनिष्क में गए, मतलब टाइटन में गए, मतलब आपने टाटा नमक लिया या टाटा मोटर्स, अरे कहीं भी टाटा के शोरूम में गए, जब भी उन्होंने बिलिंग किया वो टीपीएस था क्या ईआईएस था? टीपीएस। और वो सारा डेटा कहां गया? और ईआईएस ने क्या जनरेट किया? वो ग्राफिक। अगर ये टीपीएस में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होता है तो ईआईएस ऐसे ग्राफिकल रिपोर्ट कैसे जनरेट करता? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? दे आर हाईली कनेक्टेड, दोनों एक दूसरे के साथ में। अगर ट्रांजैक्शन लिखेंगे नहीं तो ग्राफिकल रिपोर्ट कैसे बनेंगे? बोलो ईआईएस एन एक्सटेंशन ऑफ टीपीएस, नो टीपीएस। एक सवाल पूछूंगा, अगर दुनिया में शिखर जवाब दे, अभी तक पैसे नहीं मिल रहे, टीपीएस है तो फिर ईआईएस की जरूरत क्यों है? ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड हो ही गया, तो क्या होगा? टॉप मैनेजमेंट टीपीएस को यूज करेगा।
सिर्फ टीपीएस को यूज करेगा, मतलब क्या ट्रांजैक्शन को देखेंगे एक एक? अगर एक एक ट्रांजैक्शन को देखने ही लगा ना, नहीं मैं भावना पहुंचला तो आई अंडरस्टूड, तुम सही कहने वाले हो। आज बेटा तू बोल ही दे, चल बेटा 800 रुपए देखो, 200 रुपए इसको, खड़े हो जा रहे। अरे चल 300 ले यार भाई, चल कर 300 रुपए ले रहा कि नहीं ले रहा? हाँ, खड़े हो जा रहे। एक बात से ये बार्गेनिंग कर रहा है। अरे तू जब जवाब जल्दी से जवाब दे, बोल भाई। मामा इसको कवर करो जरा, बच्चा बहुत अच्छा बोला, इंडिया में लाओ इसको, बोल पूरे इंडिया में जा रहा है तो आज। हाँ जी बोल भाई बोल। हाँ तो टीपीएस एक एक का डेटा कलेक्ट कर रहा है। हाँ जी हाँ जी, सबको एक साथ पूरा समरी में। हाँ मोर ओवर, बहुत अच्छी बात बोली, सबको तो दिख रहा है, वो भी यूजर फ्रेंडली, वो भी ग्राफिकल, लगेज समझ में आता है, इसलिए टीपीएस होकर भी। बेटा 500 तेरी, चल वो मेरे पास देख रहा है खड़े, 500 चल कोई बात नहीं बेटा, तू भी दिल बड़ा कर, कोई बात नहीं। मामा इधर लगाओ। Have you all understood what is the connection between TPS? एक चिट्ठी लगा देंगे, आज का लेक्चर खत्म करेंगे। प्लीज जाइए। जस्ट लास्ट 2 मिनट्स। आपसे कभी कुछ मांगा आज तक? कल से मैं आपको आज का लेक्चर थोड़ा सा डिले स्टार्ट हुआ, मतलब लेट था, इसीलिए हुआ। कल से मैं आपको टाइम पे, आपके टाइम पे छोड़ूंगा, बस आज के दिन मुझे मैनेज करो, कल से मैं आपको करूंगा। एक चिट्ठी लगा बेटा, आपसे कभी कुछ मांगा नहीं, भगवान ने सब कुछ दिया आपको। काय लिहायचं लिखो ना, काय लिहायचं म्हणजे काय लिहायचं? एक चिट्ठी लगाओ या नोटबुक, एक साइड में टीपीएस लिखो, एक साइड में ईआईएस लिखो। एक लास्ट 2 मिनट्स, वर्चुअल वालों आप भी आज मुझे कंसंट्रेशन से देखिए। टीपीएस एक साइड में, ईआईएस एक साइड में। अब मैं जो सवाल पूछूंगा जवाब देना। इट इज डेवलप्ड फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट। जल्दी लिखो, वक्त नहीं मेरे पास। इट इज डेवलप्ड फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट। इट इज डेवलप्ड फॉर बॉटम लेवल यूजर्स। एक मिनट बताओ ना, कभी आपने बिग बाजार के शोरूम में किशोर जी को देखा है? और टाटा मोटर्स के शोरूम में नैनो को बेचते हुए रतन टाटा को देखा है? मतलब बिलिंग करने वाला काम टॉप लेवल का नहीं होता, बिलिंग करने का काम वहां के जो बॉटम, बराबर ना? आप कोई भी मॉल में जाओगे तो वो जो आदमी था वो बॉटम लेवल है, तो इट इज मेंट फॉर बॉटम लेवल। इट इज डेवलप फॉर बॉटम लेवल। कहां पे लिखा आपने ऐसे बॉटम लेवल? टीपीएस। ईआईएस इज एन एक्सटेंशन ऑफ टीपीएस। एक्सटेंशन समझता है? उसी को डेटा लेकर बनाया हुआ। ईआईएस एन एक्सटेंशन ऑफ टीपीएस। इट कलेक्ट्स डेटा इन डिटेल्ड। कौन डेटा कलेक्ट करता है डिटेल में? टीपीएस। अरे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब पूछता है, एड्रेस, दुनिया की चीजें पूछता है। अभी तो मैंने करके दिखाया आपको। इट कलेक्ट्स डेटा इन व्हाट? डिटेल्ड फॉर्म। It is in pictorial form. Here, it is in pictorial form, comma, graphical form. It is in the text form. कहां पे टेक्स्ट होता है? टीपीएस। एक लाइन जब बोलूंगा ना, बता देना क्या है। It is useful for taking decisions and it is useful for processing transactions. For क्या जवाब दे रहे हो आप जैसा कोई नहीं। It is useful for decision making. EIS में आपको ऐसे लिखना है। It is useful for decision making. Right on. Come on everybody. It is useful for decision making. ऐसा आपने EIS में लिखना चाहिए। और TPS में क्या लिखोगे आप? It is useful for processing. वो कोई डिसीजन नहीं, सिर्फ ट्रांजैक्शन को ठोकता है बस। It is useful for processing of transaction. वहां पे कोई डिसीजन नहीं होगा आपको। Processing of what? Transaction. है? Understood everyone? Yeah? अब बता दो EIS के आखिरी वाला क्वेश्चन। EIS का लॉन्ग फॉर्म बोली, लिखना नहीं। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन। ये सॉफ्टवेयर एक डिपार्टमेंट का या ऑल द डिपार्टमेंट्स का? घर पे नहीं पढ़ना तो जवाब दो। एक ब्रांच का या ऑल द ब्रांचेस का? अरे ऑनलाइन है या ऑफलाइन है?
अरे बताओगे ये इंटरनल है या एक्सटर्नल भी है? ये इजी टू यूज है या डिफिकल्ट टू यूज है? क्या पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैं एक व्यू में देख सकता हूं? हाँ या ना? टीपीएस और ईआईएस में कौन नहीं तो कौन नहीं? और जो इस चैप्टर का नाम क्या है, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर टीपीएस भी है और ईआईएस, ऐसे 14 कॉन्सेप्ट है, पर इसका डिटेल डेटा कल देखेंगे, अभी टाइम नहीं है। टीपीएस के ऊपर 2 क्वेश्चन है। आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू गाइस।